नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन है कि हर आने वाले दिन के साथ कोई ना कोई बयान देकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। ताजा उदाहरण स्मृति ईरानी का है और उनके साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए एक सवाल पूछा गया। उस पर टिप्पणी करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि ये तो उनकी आदत है, यानी राहुल गांधी की ये तो आदत है, जब वो बाहर जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं और देश की राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो चुनाव कैसे होते? उनको लगता है कि बाहर का समर्थन भारत में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए सुन लेते हैं एस जयशंकर को, आगे बढ़ेंगे फिर। सुनिए। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितनी भी आप बीच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। तो सुन रहे थे आप, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। 2024 में रिजल्ट क्या होगा ये भी इनको पता है। खैर, वहीं अमेठी से सांसद और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के सवाल पर जवाब देते हुए, सवाल राहुल गांधी लोकतंत्र को लेकर करते रहे हैं, लेकिन यहां राहुल गांधी के सवाल का जवाब भी देते हुए और सवाल करते हुए कहा है कि जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें सिखों की हत्या शामिल है? जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें राजस्थान के महिलाओं के अपहरण की बात शामिल है? हिंदू जीवन शैली का अपमान शामिल है? भारत को अस्थिर करने वालों के साथ सहयोग शामिल है? या फिर बाहर जाकर हमारे लोकतंत्र में दखल देने की मांग शामिल है? स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि यह कैसा इश्क है जो देश में नहीं बल्कि अपनी सियासत से है। तो ये देश से इश्क न करके आप सियासत से करते हैं, वो भी देश में नहीं करते हैं, विदेश में जाके करते हैं। स्मृति ईरानी बहुत कुछ मोहब्बत इश्क की बात आज फरमा रही हैं। जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी, इश्क की पहेली जरा समझ लेते हैं। सुनिए। बिना छिचोरापन दिखाए इतना कहना चाहती हूँ, ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है? ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं? ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है? चलिए, खैर, आपको याद दिला दूं कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तंज कसते हुए कह रहे थे कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चलाते हैं। आइए उनको भी सुन लेते हैं। 2 दिन पहले आप सुन चुके हैं, सुनिए। क्या नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं। तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो।
अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे हैं। आपने नफरत की तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल कह रहे हैं जेपी नड्डा। वहीं राहुल गांधी के रियर व्यू मिरर, आपको याद होगा, इस बयान से हकबकाई बीजेपी को संभलने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी 2 दिन पहले यानी 6 जून को आईडीईएस ऑफिसर ट्रेनीज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपको पीछे के शीशे में देखना पड़ता है, क्योंकि तभी आप उन लोगों को जान सकते हैं जिनका राष्ट्र के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, जो हमारी संस्थाओं को कलंकित करने के लिए, नष्ट करने के लिए बाहर हैं। ये कह रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब। यानी ये भी राहुल गांधी पर वार करने से, तंज कसने से नहीं चूके। खैर, बीजेपी का काम है। आप राष्ट्रपति रहें, उपराष्ट्रपति रहें, राष्ट्रपति महोदया ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय बार बार ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है, क्योंकि ये जो पद है, इस पद पर राजनेता नहीं बल्कि ये पद जो है वो विराजमान होता है और ये संवैधानिक पद है, सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नाम भी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जब गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान, तो वहां पर उन्होंने देश का नमक, और उसमें भी 75% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, ये उन्होंने कहा था। तो वहां भी बू आ रही थी राजनीति की। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और ये जो रियर व्यू वाली जो बात है, इसको राहुल गांधी ने कही थी, और कहां, तो ये अमेरिका के ही यात्रा में। अभी राहुल गांधी अमेरिका में ही हैं और इस यात्रा से बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई हैं जिससे बीजेपी हकबकाई हुई है, परेशान है और लगातार राहुल गांधी पर वार कर रही है। आज फिर से राहुल गांधी अमेरिका की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसका खुलासा करेंगे। हालांकि आप ऊपर देख रहे होंगे 2-3 जो हम हेडलाइंस चला रहे हैं, उससे आपको थोड़ी बहुत बातें तो समझ में आ रही होंगी, लेकिन और भी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सुन लेते हैं राहुल गांधी को, रियर व्यू मिरर क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers, you listen to the Prime Minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning.
तो राहुल गांधी रियर व्यू मिरर की बात क्यों कह रहे हैं, ये भी यहां डिफाइन कर रहे हैं, ये भी यहां बता रहे हैं। और साथ साथ बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करते हैं, कैसे आपको अतीत में लेके जाते हैं, पास्ट में लेके जाते हैं, रियर व्यू मिरर के जरिए राहुल गांधी यहां अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन देखिए कि तमाम बीजेपी के नेता इसके बाद से हमलावर हो गए राहुल गांधी के ऊपर। और इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, वो भी चुप नहीं रह पाए, वो भी राहुल गांधी पर वार करते हुए नजर आए। देश के विदेश मंत्री तो बात कर ही रहे हैं, वार कर ही रहे हैं राहुल गांधी पे। तो तमाम बीजेपी के नेताओं के बयानों से जाहिर हो रहा है दोस्तों कि बीजेपी पर कांग्रेस के एक एक नेता की अमेरिका यात्रा का गहरा असर पड़ रहा है। और खासकर राहुल गांधी का कायदे से तो इस वक्त बीजेपी को पीएम मोदी की ही होने वाली यात्रा पर ध्यान लगाना चाहिए, मगर अभी उल्टा ही हो रहा है। वैसे बीच बीच में कुछ एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें कहीं प्रवासी भारतीय समुदाय अलग अलग भाषाओं में मोदी जी के स्वागत की तैयारी कर रहा है, तो कहीं अमेरिकी संसद में मोदी जी के भाषण से इतिहास रचने पर गर्व बताया जा रहा है। ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड वे में जैसे चलता है वो आप जान रहे हैं, देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। बीजेपी के लोग इस बात से खुश थे कि व्हाइट हाउस ने 2 दिन पहले भारत के लोकतंत्र को वाइब्रेंट यानी जीवंत बताया था, मगर अब बीजेपी के लिए एक बड़ी अड़चन सामने आ गई है। जी हां, यह अड़चन क्या है जरा सुन लीजिए। दरअसल 17 सामाजिक संगठनों ने, 17 सिविल सोसाइटीज ने खत लिखकर बाइडेन यानी जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन सरकार से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में दिए जाने वाले राजकीय भोज के फैसले पर पुनर्विचार करें। इन 17 सिविल सोसाइटीज के लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उनमें से प्रमुख नाम, कुछ लोगों के नाम जो हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। हालांकि ये चिट्ठी आप राइट साइड में देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं हम, और इसमें आखिर में वो सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूं जिसमें है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड, फिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीस एंड जस्टिस, ग्लोबल क्रिश्चियन रिलीफ एंड इंटरनेशनल कमीशन फॉर दलित राइट्स। ऐसे नामचीन संगठन इसमें शामिल हैं। खत में लिखा गया है कि मोदी को राजकीय अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना इस बात का संकेत है कि भारत में मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों के पतन का अमेरिका समर्थन करता है और मोदी प्रशासन के अलोकतांत्रिक रवैये को बढ़ावा देता है। यह खत बता रहा है कि इस बार अमेरिका में मोदी जी की यात्रा में केवल मोदी मोदी नहीं गूंजने वाला है दोस्तों, बल्कि मोदी जी को उन सवालों से रूबरू भी होना पड़ेगा जिनके जवाब देश में देने से वे बचते रहे हैं। बाइडेन सरकार इस खत पर क्या फैसला लेती है यह उसका अपना नजरिया हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा, मगर इतना तय है कि अब बीजेपी को लेकर वैश्विक नजरिया बदलने लगा है और मोदी सरकार के शासन में लोकतंत्र पर सवाल केवल राहुल गांधी नहीं उठा रहे हैं बल्कि दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी नेता दूसरे आलोचकों की भी वैसी ही आलोचना करेंगे जैसे राहुल गांधी की कर रहे हैं। वैसे बीजेपी के लिए झटके वाली बात एक और है, एक और खबर है झटके के लिए, और वो खबर आई है अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी की व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू समेत कई विचारकों और थिंक टैंक के लोगों से मुलाकात। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, व्हाइट हाउस में राहुल गांधी की एंट्री, और वो भी सीक्रेट एंट्री, सीक्रेट मीटिंग, क्या कुछ कहती है। तहलका मचा हुआ हिंदुस्तान में, बवाल मचा दिया है राहुल गांधी ने। हालांकि इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, मगर खबर ऐसी ही है, और इस खबर को लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए। देश के विदेश मंत्री से जवाब नहीं दे पाए। बहुत हो गया राहुल गांधी पे, अब छोड़िए इसको, कह के वो आगे निकल गए। मगर यह संदेश तो बाहर आ ही गया है दोस्तों कि व्हाइट हाउस ने भारत के विपक्षी नेता के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। क्या यह 2024 में किसी नई संभावना या बदलाव के लिए दरवाजे खुलने का संकेत है? अब तो 23 जून को पटना की बैठक में राहुल और खड़गे ये दोनों शामिल हो रहे हैं, उनकी खबर आ गई है, पक्की खबर है। यानी बीजेपी को भीतर और बाहर हर तरफ से घेरने की तैयारी हो गई है। क्या बीजेपी इस घेराबंदी को तोड़ पाएगी? सवाल बहुत हैं। आइए अब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी हैं। उनका नाम थोड़ा चेंज कर लीजिए, अभी भी नाम गलत जा रहा है। और प्रमोद अग्रवाल साहब हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील शुक्ला जी का नाम उधर चला गया है, थोड़ा ये इन चीज़ों को ठीक कर लीजिए। सुनील शुक्ला जी हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर बाद रिजवी साहब भी जुड़ेंगे सीधे न्यूयॉर्क से। आप सब उनसे मुखातिब हो चुके हैं पहले, जब राहुल गांधी की सभा थी न्यूयॉर्क में, तो दिन भर वो वहीं लगे हुए थे और उनसे भी समझेंगे कि क्या कुछ उधर चल रहा है। लेकिन यहाँ एक मोटी मोटी तस्वीर हम आप तक रख चुके हैं। अब सीधा बढ़ते हैं आगे। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका इस्तकबाल और स्वागत न करूं तो इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी, क्या कहेंगे? एक नहीं, तीन घटनाक्रम हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि इश्क मोहब्बत सारी चीज़ें यहाँ हम पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान ऐसे भी जाना जाता रहा है इश्क मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान, लेकिन वहाँ न्यूयॉर्क की गलियों में अब प्यार किया तो डरना क्या के गाने बज रहे थे और लड़कियां थिरक रही थीं। ये तस्वीरें भी हम अभी पिछले दिनों खूब देख रहे हैं। वो वायरल हो रही हैं तस्वीरें, शायद आप देखे होंगे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के स्वागत में वो जो पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित था, वो कार्यक्रम था न्यूयॉर्क में, शहर में। तो प्यार मोहब्बत की बातें वहाँ भी हो रही थी, प्यार मोहब्बत की बातें यहाँ भी हो रही हैं, लेकिन उसके बीच ये जो नफ़रत की बू आ रही है, वो क्यों आ रही है स्वामी जी? क्यों राहुल गांधी अगर व्हाइट हाउस गए हैं, तो अगर गए हैं तो ये सवाल क्यों किया जा रहा है कि वो तो कुछ भी नहीं है, फिर भी व्हाइट हाउस के अंदर कैसे घुस गए? बड़ा सवाल है। सांसद भी नहीं है। स्वामी जी देखिए राजीव जी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि आगे की तरफ देखो, भविष्य की तरफ देखो, वर्तमान में भविष्य की नींव स्थापित करो। हम भी अपने छात्रों से ये कहते हैं, जो देश के द्वितीय नागरिक हैं, माने जो राष्ट्रपति महोदया के बाद दूसरे नंबर के हमारे सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, वो कहते हैं पीछे इसलिए देखना पड़ता है कि पीछे की घटनाओं से सीखा जाता है। देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर भगवान ये चाहता कि पीछे की घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो हमारे सिर में आंखें उसने पीछे लगाई होती। भगवान ने आंखें सामने इसलिए लगाई हैं कि हम आगे देखें। कभी कभी उसने गर्दन इसलिए लचीली बनाई है, कभी कभी मुड़ के पीछे भी देख लें। लेकिन अगर वो ये चाहता कि हमेशा पीछे देखा जाए तो आंखें पीछे लगाता। अब जो आपके विदेश मंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देश में चुनाव होता है, यह सिद्ध करता है कि लोकतंत्र देश में है। अरे विदेश मंत्री महोदय जयशंकर साहब, आपको कैसे पता 2024 में सत्ता आपकी बनेगी अगर लोकतंत्र है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर विदेश देखता है कि भारतवर्ष के अंदर कैसा लोकतंत्र है, तो क्या वो ये नहीं देखता कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई दर्ज होता है तो आपकी पुलिस एफआईआर नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एफआईआर होती है, उसके बाद अरेस्ट नहीं होता, उसके बाद लड़की के माता पिता को धमकाकर उनसे अपना कथन बदलने का प्रयास होता है? क्या विदेश ये नहीं देखता कि आपके देश में इतना अच्छा लोकतंत्र है कि 13 महीने किसान, लाखों किसान बैठे रहते हैं, आप अपने राजधानी के चारों तरफ कीलें गाड़ देते हैं, उनको अंदर नहीं घुसने देते। आप 2-3 दिन पहले हरियाणा के अंदर किसानों को लाठियों से पीट के लहूलुहान कर देते हैं। विदेश क्या ये नहीं देखता? लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो नेता है वो संवाद करे, वो प्रश्नों का जवाब दे, वो जवाबदेह हो, वो अपनी जनता को अपने समकक्ष माने, और जब जनता भूखी हो और उसके पास नौकरियां न हो तो दिन में 5 बार अपनी ड्रेस ना बदले। तो वास्तविकता में देखिए, ये जो लोकतंत्र की बात की है विदेश मंत्री महोदय ने, अब वो तो राज्यसभा के दोबारा नॉमिनेट हो जाएंगे, लोकसभा का चुनाव तो उनको लड़ना नहीं, लेकिन वास्तविकता में लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आप जनता से जुड़े रहें। तो भारत के लोकतंत्र में देखिए एक नई घटना हो गई है। मैं तो सुनील जी से कह रहा था कि आपका उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है राजीव जी, कि किसी को कोर्ट परिसर में मार दिया जाता है, खुलेआम गोलियों से पुलिस के सामने भून दिया जाता है। कोर्ट परिसर में एक गुंडा दूसरे गुंडे को भून देता है। कैसी कानून व्यवस्था है ये? कैसा लोकतंत्र है?
हम तो मानते हैं कि जो जेल है या पुलिस की कस्टडी जो है वो सबसे सुरक्षित जगह है। वहां पे तो पूरा जो सरकार है और जो प्रशासन व्यवस्था है वो किसी मुजरिम को भी अधिकार देती है कि वो कोर्ट के सामने अपना तथ्य प्रस्तुत करे। वहां हत्याएं होती हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि आपके देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज जिस प्रकार से लखनऊ के पास एक लड़की का बलात्कार हुआ है और उसको विभत्स रूप से मारा गया है, रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो आप ये बताएं इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है क्या कि एक मंत्री का बेटा जीप से किसानों को कुचल देता है और उसके बाद क्या पॉक्सो एक्ट में आसाराम और राम रहीम को तुरंत जेल हो जाती है? और आपके क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है कि उनको कोई इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनको नहीं किया जाएगा जब तक? और सबसे पहले जेल किस लिए भेजा जाता है? सिंह साहब बैठे हैं वो बताएंगे। जेल इसलिए भेजा जाता है कि क्या जो गवाह हैं आप उनको प्रभावित करके अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यहां पे आपने क्योंकि चार्जशीट फाइल नहीं की उनको जेल नहीं भेजा, इसकी वजह से जो गवाह हैं उनको वो प्रताड़ित करके उनको दबाव में लेके वो अपने जो कथन है उनको उसको बदलवा रहे हैं। तो ये जो पहली कंडीशन होती है बेल देनी और न देने की, आप जेल ही इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रभावित कर सकें। गृह मंत्री ये निर्णय लेते हैं कि वो केस को जल्दी करा देंगे या देर में करा देंगे। इसमें गृह मंत्री का क्या मतलब? कानून व्यवस्था में और पुलिस व्यवस्था में गृह मंत्री का क्या मतलब? मणिपुर के अंदर दो संप्रदाय आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं, ये कैसा लोकतंत्र है? आप 1-1.5 महीने वहां पे जाते नहीं क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए वास्तविकता में लोकतंत्र का मतलब केवल इलेक्शन लड़ना नहीं होता है, चुनाव होना नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जो महात्मा गांधी ने कहा था। और देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इनके सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं, उन्होंने ये कहा था सरकार का, राजीव जी, केवल एक काम होता है, गरीब जनता को अमीर जनता के शोषण से बचाना। बिल्कुल, यह है सरकार का काम। सरकार का बाकी और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपके देश में, अगर आपके लोकतांत्रिक देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसकी बच्चियों के साथ व्यभिचार होता है, किसानों के ऊपर जीप चलाई जाती है, एक दलित लड़की को रात को 12 बजे बिना माता पिता की अनुमति के मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है, तो ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है? तो पूरा विश्व आपको देख रहा है कि ये वो देश है जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी का देश था। उस देश की इतनी अवनति कैसे हो गई? ये कैसा लोकतंत्र है जहां पे जनता जो है वो भूखी मरती है, उसकी नौकरियां नहीं मिलती हैं और आप जो है आनंद लेते हैं, 5-5 ड्रेस बदलते हैं। तो राजीव जी, लोकतंत्र की परिभाषा विदेश मंत्री को लोकतांत्रिक व्यवस्था में आके समझनी चाहिए। जी, विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी की ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई है, कह रहे हैं कि सीक्रेट मीटिंग राहुल गांधी गए अमेरिका में और व्हाइट हाउस में भी बुलाए गए। डोनाल्ड लू जो उप विदेश मंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई दक्षिण एशिया के लिए, जिसमें भारत भी आता है, भारत, चीन, ये तमाम देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम सब जो हैं दक्षिण एशियाई देश हैं। और इसमें यानी कि राहुल गांधी के लिए दरवाज़ा व्हाइट हाउस का खुला हुआ था, ये माना जाए। और इस पर यहाँ हिंदुस्तान में फिर या तो लोग चुप्पी साधे हैं या मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे हैं, किस रूप में देखा जाए? हम उस पर भी आएंगे। जो मोदी जी का जो अपोज किया जा रहा है उनकी यात्रा, और खासकर यात्रा नहीं बल्कि जो राजकीय भोज है, डिनर जो होस्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति, उसका जो अपोज किया जा रहा है, उसको जो अपोज किया जा रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी पे ज़रा आते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी का डोनाल्ड लू के साथ में मुलाकात क्या मायने रखता है? जी राजीव जी, जो बंद कमरे में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड लू और थिंक टैंक के कुछ लोगों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, डोनाल्ड लू कौन है और इसके मायने क्या है, ये मैं बात करूंगा। उसके पहले जब हम समझते हैं कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट माजरा है क्या, ये जो डेमोक्रेसी का मामला है, लोकतंत्र का मामला है, वो है क्या? क्यों अमेरिका ने भारत को क्लीन चिट देते वक्त ये भी कहा साथ में कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सेहत पर भारत से बातचीत रहेगी, बातचीत होगी, ये भी कहा उन्होंने। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है क्या? देखिए, अमेरिका में
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यानी उनकी घरेलू राजनीति में और विदेश नीति में, दोनों में इस वक्त लोकतंत्र उनके बिल्कुल केंद्र बिंदु में है। लोकतंत्र की बहाली का मुद्दा बनाकर ही जो बाइडेन सत्ता में आए हैं। ट्रंप पे आरोप लगा कि उन्होंने लोकतंत्र को उन्होंने किनारे किया था, और जिस तरीके से कैपिटल हिल पे कब्जा करने की बात हुई थी। तो पूरा जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इस वक्त लोकतंत्र के घेरे में है, विदेश नीति भी और अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स भी। और जो बाइडेन इसको लेकर बहुत दबाव में है। अभी कल ही वहां CNN के CEO का इस्तीफा हो गया, सलीम साहब जानते होंगे। वो इस्तीफा CNN की रेटिंग कम होने की वजह से हुआ है, लेकिन एक कारण डोनाल्ड ट्रंप के टाउन हॉल के ब्रॉडकास्ट भी उसका एक रीजन है। तो अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेसी को लेकर बहुत शोर मचा हुआ है। जो बाइडेन ने 2021 में समिट फॉर डेमोक्रेसी नाम का एक इवेंट शुरू किया, दुनिया भर के नेताओं को बुलाते थे। वो इसीलिए शुरू किया था कि वो डेमोक्रेसी को ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहे। उसमें भी उन्होंने 2021 में ब्राजील के बोल्सोनारो को बुला लिया था। नरेंद्र मोदी वहां लगातार गए। नरेंद्र मोदी की वहां पे प्रेजेंस को लेकर भी अमेरिकन मीडिया और थिंक टैंक बुद्धिजीवी वर्ग में बहुत बाइडेन की आलोचना होती है। एक और बात बता देता हूं कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है। बांग्लादेश में, हमारे पड़ोस में, अमेरिका ये कह रहा है कि आपके यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। जो अभी स्वामी जी ने पॉइंट आउट किया, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, हम वीजा बंद कर देंगे आप लोगों का। ये धमकी अमेरिका ने बांग्लादेश में जाकर की है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने। तो अमेरिका की विदेश नीति का सेंट्रल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सेंट्रल हिस्सा है डेमोक्रेसी। लगातार वो घेरे में आते हैं। अभी मार्च में ही समिट फॉर डेमोक्रेसी हुई है, जिसमें मोदी साहब गए, फिर आलोचना हुई है जो बाइडेन की वहां पे। तो बार बार वहां पे जो भारत का डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, जो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है, जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन का जो रिपोर्ट आती है, उसको लेकर बाइडेन की बड़ी आलोचना होती है कि आप कुछ करते क्यों नहीं। ये वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूं राजीव जी। वो क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। आप डोनाल्ड लू को मुझसे ज्यादा तो सलीम रिजवी साहब जानते हैं, क्योंकि सलीम रिजवी साहब, जी बिल्कुल, सलीम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा उनके पास ही चलते हैं प्रशांत जी, और फिर डोनाल्ड लू को इन्होंने सलीम रिजवी साहब, आपका स्वागत करता हूं। आप सीधे न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड लू को अभी हम दिखा भी रहे थे, और उनका इंटरव्यू अभी कुछ दिनों पहले आपने किया था। आपकी अनुमति होगी तो थोड़ा सा उसका पार्ट हम दिखा देंगे इस चर्चा के दौरान। और लेकिन दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि यहाँ खूब चर्चा है कि राहुल गांधी की मुलाकात व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, और चूंकि ये खबरों में है, इसलिए यहाँ चर्चा करना कोई गुनाह नहीं है। कई लोग लिख रहे हैं, एक दो साथी, कि आप सीक्रेट मीटिंग की बात मत किया कीजिए। अब खबर है तो क्या, कैसे ना करें। अगर खबर है तो उसकी बात होनी चाहिए। हम मीडिया वाले लोग नहीं करेंगे तो कौन करे। और आप वहाँ हैं तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके जरिए तो आ ही सकता है। तो एक बात तो डोनाल्ड लू और यानी कि व्हाइट हाउस में राहुल गांधी की मुलाकात, ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं बीच में उनके साथ, इनका नाम डोनाल्ड लू है। ये सहायक उप विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, और दक्षिण एशिया इनका हिस्सा है, मतलब जिधर ये देखते हैं, जो इनकी जिम्मेदारी है, और काफ़ी विवादों में भी रहे हैं। लेकिन दूसरी बात इसके साथ और भी है, जिस पर अगले उसमें हम आपके पास आएंगे, चर्चा करेंगे। वो है रिजवी साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होस्ट कर रहे हैं डिनर, राजकीय भोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में जो बाइडेन जो कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनको न बुलाया जाए, डिनर न दें,
ये कहा जा रहा है, और एक नहीं 17 यानी 17 सिविल सोसाइटीज ने चिट्ठी लिखी, वो भी आप देख चुके होंगे। 17 चिट्ठी, और ये चिट्ठी सामने है, बिल्कुल हमारे आपके बीच में चिट्ठी चल रही है। 17 सिविल सोसाइटीज ने चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी का मजमून इन लोगों ने तैयार कर लिया था 26 मई को, लेकिन जारी इसे किया है आज। और किन किन लोगों ने साइन किया है वो लिस्ट बीच में चल रही है, और बड़ी लिस्ट है। 26 मई को ये चिट्ठी तैयार की गई, लेकिन इसको आज जारी किया है, सार्वजनिक किया गया, पब्लिक किया गया है। इस पर आएंगे, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग हुई है क्या, यहीं से शुरुआत करते हैं। राजीव जी, सैम पित्रोदा को आपने शायद एक वक्त में सुना हो, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था, और ये चर्चा भी थी यहाँ पर, कि राहुल गांधी का जो दौरा है, जितना कि वो मीटिंग्स वगैरह सामने आ रही हैं, उसके 4 गुना मीटिंग्स जो हैं, मतलब 5 में से 1 जो इवेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, वो सामने आ रही हैं पब्लिक में। तो उससे ये खासा अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर व्यापक पैमाने पे इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन जाहिर है कि वो कांग्रेस बेहतर जानती है क्यों उसको इस तरह से रखा गया, मतलब पब्लिक नहीं किया गया। तो उसी में से लगता है कि ये ऐसी थिंक टैंक की और डोनाल्ड लू साहब की मीटिंग है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप हडसन इंस्टीट्यूट की मीटिंग देखें तो वो सामने तो आई, लेकिन उसका वीडियो नहीं जारी किया गया, जहां करीब वहां जितने भी लोग थे उनसे ये कहा गया, कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो शामिल थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी ना बताएं कि कौन कौन वहां मौजूद था। तो इस तरह की चीज है। उनका ये कहना था कि भाई इससे थोड़ा एक फ्रैंक डिस्कशन होगा, और ये जरूरत नहीं है कि हम इसको वीडियो या इस तरह के ऑडियो पब्लिक करें। लेकिन ये जरूर है कि जो ओपन मीटिंग्स भी हुई हैं, उनमें चाहे हडसन इंस्टीट्यूट हो, कांग्रेशनल कैपिटल हिल पे जो मीटिंग हो, और इस तरह की और जो मीटिंग्स हुई है, उसमें कांग्रेशनल स्टाफ भी आए हैं, थिंक टैंक के लोग आए हैं। जाहिर है कि जो पॉलिसी पर असर डालते हैं यहाँ अमेरिका के थिंक टैंक के मेंबर्स, तो वो उनको बाकायदा व्हाइट हाउस और जितने भी ऑफिसर्स हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कंसल्ट करते हैं, और उनकी खासी उसमें से होती है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है ही है। कांग्रेशनल स्टाफ आप जानते हैं कि वो अपने जो कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर्स हैं उनको पूरा इन्फॉर्म करता है, पूरी डिटेल्ड। यहाँ हर कांग्रेसमैन सेनेटर्स के पास पूरा स्टाफ होता है उनका, और वो अलग अलग इश्यूज पे बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं वो लोग। तो वो सारी चीजें, जाहिर है कि राहुल गांधी से फर्स्ट 1-on-1 मीटिंग्स हुई उन लोगों की, और एक ग्रुप सेटिंग्स में भी हुई हैं। तो वो सारी चीजें जाहिर है कि वो दिखाती है कि बाकायदा पूरी तरह इन्फॉर्म्ड है। और ये खबर अगर सही है कि डोनाल्ड लू साहब ने भी उस तरह की एक सेटिंग में मुलाकात की है राहुल गांधी से, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। डोनाल्ड लू साहब साउथ एशिया देखते हैं, और उनका ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो सिर्फ एक ट्रैक पे नहीं चलता है कि जो मौजूदा सरकार है सिर्फ उसी से आप राब्ते में हैं और बस बाकी कुछ नहीं। वो बड़ी अलग अलग ट्रैक्स पे उनके ऑपोजिशन जो मेन मेंबर्स होते हैं उनके साथ राब्ते होते हैं, उनसे वो बाकायदा सब चीजें मिल के ये पता लगाते रहते हैं क्या हो रहा है। उसके अलावा जो वहां पर इनका हमला होता है किसी भी मुल्क में, अब इंडिया में आप दिल्ली कह लें, तो वो पूरा डिप्लोमेटिक स्टाफ इनको केबल के जरिए सारी चीजें बेबाक तरीके से, वो गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं भेजता, वो सारी चीजें खोल के एडमिनिस्ट्रेशन को भेजता है। विकीलीक्स आप जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने डेटा लीक किया था, उसमें सब चीज सामने भी है, लोग जानते हैं। जो एक एस्पेक्ट है कि भाई साउथ एशिया का एक जो चीफ है वो देख रहा, मिल रहा है, फेस है गांधी साहब, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। और लगता यही है कि भाई जाहिर है कि वो टोटी भाई किस हद तक ये पॉपुलर है, और ये इनसे भी टच में रहे हैं, क्या है वगैरह सारी चीजें जानने करते हैं, तो कोई हैरत की बात जी 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 बिल्कुल। आता हूं दोबारा आपके पास। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है अगर मुलाकात हुई भी है, और साउथ एशिया का पार्ट जो देखते हैं, साउथ एशिया के जो प्रभारी हैं डोनाल्ड लू के साथ में अगर मुलाकात हुई है, और भी थिंक टैंक या हो सकता है कि और भी अधिकारी और वहाँ के सरकार के जो प्रमुख अंग रहे हों, उन लोगों से मुलाकात अगर राहुल गांधी की हुई है, तो इसमें क्या बुराई है? मीटिंग सीक्रेट हो या मीटिंग पब्लिक हो, लेकिन एक बड़ा चेहरा वो सांसद है या नहीं है, लेकिन पूर्व अध्यक्ष अपनी पार्टी का है, और उस हैसियत से तो वो, और सबसे बड़ी बात है कि एक से है राहुल गांधी की।
आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जो बातें यहां चल रही हैं इस पर आपकी टिप्पणी। राजीव जी, सबसे पहली बात तो जयशंकर जी से शुरू करना चाहता हूं। जयशंकर जी में मुझे लगता है कि देवकांत बरुआ की आत्मा का प्रवेश हो गया पिछले दिन। जो देवकांत बरुआ कहा करते थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, लगभग वैसी ही बातें अब जयशंकर जी कहने लगे, जो कहने की उन्हें जरूरत नहीं थी। वे विदेश में थे, वहां उन्होंने एक बार कहा था जाऊंगा तब जवाब दूंगा इन सब बातों का। तो डिप्लोमेसी में इन सब बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद भी इतने बड़े डिप्लोमेट रह चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने चापलूसी की तमाम सीमाएं पार कर दी। मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर कभी नहीं रही होगी कि हमारे देश के बारे में इतनी बातें विदेश में कही जाती हूँ। अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख भारत के बारे में ऐसी बात करते हो, तुर्की के बारे में तुर्की के नेता ऐसी बात करते हो, हमारी संसद में जो भित्ति चित्र लगाया गया उसको लेकर हमारे पड़ोसी हमें तोहमत लगा रहे हो। तो ये सारी बातें मुझे बहुत विचित्र लगती है। जहां तक राहुल गांधी के व्हाइट हाउस में प्रवेश का मामला है या उनसे बातचीत का मामला है, राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे, वो जानते हैं कि भारत के हित में क्या है। और ये सोचना एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि हर स्तर पर अमेरिका भारत से भारतीय नेताओं के संपर्क में है और वो उनकी बातें कर रहा है। और ये भारतीय डिप्लोमेसी क्या पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में ये होता है कि जब अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख आते हैं या दूसरे किसी देश के राष्ट्र प्रमुख आते हैं तो वे न केवल सत्तारूढ़ पार्टी के बल्कि विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करते ही हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इसके पहले भी होता था, विपक्ष के नेताओं से भी मिलते थे। लेकिन कभी इस तरह का हंगामा मचाने की कोशिश, ऐसी बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश नहीं की गई। और जिस तरह की बातें जयशंकर जी कह रहे हैं अभी, जो उनके लिए बिल्कुल ही गैर जरूरी था, जयशंकर को इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं थी। और अमेरिका में अगर मोदी का विरोध हो रहा है तो मुझे लगता है ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए गंभीर स्थिति है। अगर भारतीय प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में डिनर का विरोध हो रहा है तो ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए बहुत ही गंभीर बात है। इसे आप आसानी से दरकिनार नहीं कर सकते। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही, वे बहुत सारे विभागों के प्रमुख भी हैं। जयशंकर जी के कहने को है विदेश मंत्री, लेकिन नरेंद्र मोदी ही विदेश नीति पर बहुत ज्यादा बयान देते हैं। तो इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चिंता की बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विदेश यात्रा में भारत अमेरिका के संबंध जितने अच्छे बनने चाहिए उससे बनने में थोड़ा शंका मुझे अभी से नजर आ रही है कि अब H1 H2 वीसा की बात करें, 600 दिन का लॉकिंग पीरियड हो गया है। अमेरिकन वीजा के लिए 8 महीने 9 महीने एक सामान्य बात हो गई है। टूरिस्ट वीजा की बात कर रहा हूं। तो ये सब चीजें बहुत ही चिंता की बात है हमारी डिप्लोमेसी के लिए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और वे सारी बातें ये केवल अब पूरी दुनिया भाषणों पे नहीं चलती, दुनिया ये देखती है कि आप क्या करते हैं। आप पर जो बात आक्षेप लगते हैं कि क्या आप अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, चुनाव को लेकर आपकी नीतियां क्या है, विपक्ष के साथ आपका बर्ताव कैसा है, संसद में कितने दिन चर्चा होती है, संसद के पदाधिकारी किस तरह का बर्ताव करते हैं, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कैसा बयान करते हैं, आपके देश के अवाम के साथ हमारी सरकार की नीतियां क्या है। दुनिया के वे देश जहां लोकतंत्र काफी आगे है वे इन सब बातों पर निगाह रखते हैं। और हमें खुद भी निगाह रखनी चाहिए कि हमारे देश की नीति कैसी हो, हम किसके साथ जा रहे हैं। हमारी विदेश नीति में अगर खामी, पहली बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी विदेश नीति में इतने ज्यादा बदलाव हुए हैं जो दूसरे लोगों के प्रधानमंत्री रहते नहीं हुए थे, चाहे देवेगौड़ा हो, चंद्रशेखर हो या कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो। ये इतने बदलाव कभी नहीं हुए कि हमने पूरा ढर्रा ही बदल दिया। फिलिस्तीन का मामला देखिए, पड़ोसी देशों का मामला देखिए, सार्क देशों को तबाह करने का मामला देखिए। इन सब बातों पर अगर आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि हमारी विदेश नीति बिल्कुल बदलाव के कगार पर है। और बदलाव के साथ ही साथ बहुत नीचे की ओर, वी आर गोइंग टू साउथ, ये कहा जा सकता है कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं जो हमें नहीं जाना चाहिए।
राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रमोद जी, किस रूप में आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और उसमें भी व्हाइट हाउस में राजकीय भोज का अगर विरोध किया जा रहा है, एक नहीं 17 अगर सिविल सोसाइटीज़ जो विरोध कर रही हैं, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। और खुले तौर पर, क्योंकि एक नहीं 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा चुके हैं पिछले 9 साल में, 7 बार इनकी यात्रा हो चुकी है और ऐसा विरोध पहली बार सामने आ रहा है, खुलकर विरोध हो रहा है। और कहा जा रहा है राष्ट्रपति को कि आप डिनर पर मत बुलाइए, वैसे आदमी को बुला रहे हैं जहां लोकतांत्रिक ढांचा जो है हिंदुस्तान का, वो कहीं ना कहीं उसमें उसके मूल्यों में गिरावट है। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ये बात तब सामने आई है जब 2 दिन पहले भारत के लोकतंत्र को वाइब्रेंट लोकतंत्र कहा गया था। हालांकि उसके आगे की लाइन भी कही गई थी जिसके बारे में चर्चा हिंदुस्तान में कम, लेकिन लोकतंत्र की बात तो ये भी कर रहे हैं, 17 सिविल सोसाइटीज़ भी कर रही हैं और उसका हवाला देते हुए कह रही हैं कि आप राजकीय भोज पे बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत में जो अलोकतांत्रिक घटनाएं हो रही हैं उसका अमेरिका साथ दे रहा है। साफ साफ ये अमेरिका पर, जो बाइडेन सरकार पर ये सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो आरोप लगा रही हैं। किस रूप में आप देखते हैं प्रमोद अग्रवाल जी? राजीव जी, इस मामले पर चर्चा करने के पहले मैं राहुल गांधी के 2 बयानों पर बात कर लेना चाहता हूं जो उन्होंने अभी किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भारत की जो सरकार है वो रेयर व्यू देखती है, हर मामले में सामने देखने की उसकी आदत नहीं है, वो ऐसी कार चला रहे हैं जिसको वो रेयर व्यू में देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उन्होंने ये कहा कि वो कार चला रहे हैं। मेरे हिसाब से वो एक खड़ी कार में रेयर व्यू देख रहे हैं, चला नहीं रहे हैं। तो राहुल गांधी को इसको सुधार लेना चाहिए था कि एक खड़ी कार का रेयर व्यू देख रहे हैं। सुधारना तो तब पड़ेगा जब, जहां देखने की बात है तो एक और पुराने वाकया को याद करा देता हूं आपको कि दुनिया में शायद नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका में जाकर के वहां के उम्मीदवार के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। तब भी मैंने ये बात कही थी कि कल को जब भारतीय लोकतंत्र में चुनाव होंगे और कोई विदेश का नेता किसी अन्य पार्टी के लिए भारत में आकर वोट मांगेगा तो आप उसको रोकेंगे कैसे? ये एक गलत परंपरा शुरू की थी आपने, ये उसका परिणाम है कि आज आप एक बड़े देश के राजनयिक होने के बाद आपको वहां की सिविल सोसाइटीज का विरोध देखना पड़ रहा है। आपने जो लाइन रोक दी थी मैं उसको पढ़ना चाहता हूं कि भारत का लोकतंत्र देखना है तो दिल्ली जाइए। दिल्ली में क्या दिख रहा है? दिल्ली में यह दिख रहा है कि हमारी सरकार 9 साल पूरे कर रही है और उस सरकार के सारे मंत्री अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की उपलब्धियां बता रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि एक सरकार 9 साल पूरे कर रही है, जश्न मना रही है और उस जश्न में कांग्रेस का विरोध कर रही है। उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि राहुल गांधी अगर मीटिंग कर रहे हैं अमेरिका में तो राहुल गांधी हैं कौन? वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। उनको आपने संसद से निकाल बाहर किया है। राहुल गांधी कांग्रेस के किसी पद पर भी नहीं है, फिर भी आप उनको नेता बनाने पर तुले हुए क्यों हैं? वो तो पप्पू हैं आपके। पप्पू को नेता क्यों बनाना चाहते हैं? और अगर वो पप्पू है तो उनको व्हाइट हाउस बुला क्यों रहा है? इस बात का ये बात ये भी सिद्ध करती है कि कहीं आपका नेता भी तो पप्पू नहीं है और उसको पप्पू की तरह बुलाकर समझा बुझाकर आपको देश कैसे चलाना है वैसे बता दिया जाता है। सवाल यह है, भारत चाइना का पड़ोसी है और अमेरिका को लड़ना है चाइना से। भारत उसके लिए एक स्पॉट है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकता चाइना की लड़ाई में, इसलिए भारत को हम वजन दे रहे हैं। उनका और कोई कारण नहीं नजर आता कि वो भारत को वजन देते हैं। यही व्यक्ति जब एक राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था तब तक अमेरिका ने इस आदमी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। अब चूंकि वो एक देश का प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र का प्रमुख है, इसलिए आपको वीजा दिया जा रहा है। जहां तक
सिविल सोसाइटीज की बात आपने की है, तो दुनिया में जो भी लोकतांत्रिक इंडेक्स बनाए गए हैं उसमें हमारा स्थान पूरी दुनिया देख रही है। हम प्रेस की स्वतंत्रता में, मानवाधिकार में, भूखमरी में, सब में लगातार नीचे जा रहे हैं। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, इसको सरकार दूर नहीं कर पा रही है। और मानवाधिकार का उल्लंघन का जहां तक सवाल है तो आप यूपी में देख ही रहे हैं, रोज 4 साल की बच्ची का भाजपा के नेता के घर में रेप होता है, सामूहिक रेप होता है, और उसके बाद उसकी लाश को 50 मीटर दूर ले जा करके खून से लथपथ हालत में फेंक दिया जाता है। कोई नेता उस पर बयान नहीं देता है। स्मृति ईरानी जी को वो बात नहीं दिखती है। महिलाओं की मंत्री हैं वो, पहलवान महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये उनको नहीं दिखाई पड़ता है। उनको ये जरूर दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी केरला स्टोरी पर बात क्यों नहीं करते। उन्होंने केरला की सिविल यूपीएससी में सेलेक्ट हुई कितनी महिलाओं से बात करी है, क्या किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की, इस बात पर उन्होंने कभी चर्चा करने की कोशिश करी है क्या? नहीं करी है। उनका भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों का एकमात्र एजेंडा है कि उनको मंत्रालय के काम नहीं करने हैं। मंत्रालय के काम तो 2 आदमी कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वो सही है। उनको सिर्फ एक काम करना है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना करें। अब रही बात विरोध की, तो मैं एक बात जानता हूं कि अगर आपका विदेश में, जहां पर आपके प्रधानमंत्री को जाना है, जहां उनके सम्मान में भोज होना है, अगर कोई वहां पर उनका विरोध कर रहा है तो बहुत गंभीर बात है। इसलिए गंभीर बात है कि यह हमारे देश की अस्मिता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ सवाल भी है। अगर प्रधानमंत्री का विरोध वहां हो रहा है तो निश्चित रूप से वो देश का भी विरोध हो रहा है, और इस स्थिति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार ये आज की सरकार है, जो लोकतंत्र के बहाने तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है। और दुनिया का कोई भी लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र को अपने लोकतंत्र से जब भी तुलना करता है तो उसके रेटिंग में हम 150-155 देशों के नीचे आ जाते हैं। इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि मानव दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित जीव है, और उसकी रक्षा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो व्यक्ति को भोज देना या सम्मानित करना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका वैसा देश नहीं है जहां की जनसंख्या 50 लाख हो और वहां का प्रधानमंत्री आपके पैर छू ले और आप उसको प्रचारित करो। इस बात का प्रचार न करते हुए इस बात को पता जरूर करना चाहिए कि ये सिविल सोसाइटीज हमारा विरोध क्यों कर रही हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हमारे देश की विदेश नीति और हमारे देश के सम्मान का क्या होगा, इस बात का जवाब भी सरकार को देना होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे विदेश मंत्री तो कहते हैं कि 2024 में हम ही आ रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, विदेश मंत्री खैर जो भी कहें, लेकिन बात अमेरिका की कर रहे हैं, और अमेरिका से जो 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक खबर ये कि अमेरिका में मोदी जी का विरोध हो रहा है, और एक नहीं, 1-2 लोग नहीं, बल्कि 17 सिविल सोसाइटीज़ चिट्ठी लिखकर उस पर सिग्नेचर करके, और छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े लोग हैं। इस बात को अभी सेकंड राउंड में आऊँगा तो रिजवी साहब और अच्छी तरह से बताएंगे कि कौन लोग हैं ये लोग, और वो विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी की मुलाकात, सीक्रेट मीटिंग, जो भी मीटिंग कह लें, बात तो बाहर आ गई है तो कौन सी सीक्रेट है, लेकिन हाँ, बातें क्या क्या हुई हैं ये अभी पता नहीं है। बात ज़रूर हुई होगी भारत को लेकर के, भारत अमेरिका संबंधों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि कुछ जानकारी अगर हो रिजवी साहब के पास तो बताएंगे। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपका विचार, आपकी टिप्पणी क्या है इस पे? धन्यवाद राजीव जी। एक तो विदेशों में विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की स्थानीय सत्ता के लोगों से मुलाकात यह अप्रत्याशित नहीं है। यूएस में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में, रोम में इस तरह की बैठकें होती हैं, और वहाँ के नेता, वहाँ की जो सत्ता है, विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक नेता जो हैं वो भले कोई प्रधारक हो या ना हो, उससे मिलने में संकोच नहीं करते। भारत में भी आप देखिए, भारत में भी आए ये, अब तो मैं जो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब दौरा करते हैं, कई उसमें से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के बाद वो सोनिया गांधी से ही मिलते हैं। आए दिन ये खबरें आती हैं।
ये एक तरह की माने राजनयिक कटसी है ये, और जो लोकतांत्रिक देश हैं पश्चिमी यूरोप के, यूएस के, ये इसका पालन करते हैं। यही नहीं, ये उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने जाते हैं जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है उससे अलग दल के लोग हैं। ये एक बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है जिसका वो पालन करते हैं और उसको मानते हैं कि देशों के बीच में इस तरह के तालमेल होने चाहिए, या इस तरह के देश हैं जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बहुत जोर देते हैं। सरकार के स्तर पर इनका जोर उतना नहीं होता जितना इनका जोर होता है पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए, एकेडमिशियंस के बीच में, संस्थाओं के बीच में संपर्कों के लिए बहुत बल देते हैं। इसलिए अधिकांश जो आप देशों के साथ अगर आप ध्यान करेंगे तो वो कहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जो मात्रा है, जो गुणवत्ता है, इसको और बढ़ाया जाए। राहुल गांधी भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता हैं, भले वो संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन एक उस प्रमुख दल के नेता हैं जो कई वर्षों तक इस देश में सत्ता में रही है और उसके दोबारा भी सत्ता में आने की संभावना है। इस भारतीय राजनीति के संसदीय इतिहास में उनके राजनीतिक दल का बहुत बड़ा योगदान है, और वो एक ऐसी पार्टी है जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल के साथ कभी उसका कोई तालमेल नहीं हो सकता, कि यानी कि दोनों में वैचारिक मतभेद जबरदस्त है। आपको याद होगा, मैं उस दौरे में चीन में था, मनमोहन सिंह जी चीन दौरे पर थे और शी जिनपिंग से मिलने के बाद वह निवर्तमान प्रधानमंत्री से मिलने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की, और वह जो उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, और उनके घर जाकर के उन्होंने मुलाकात की और लगभग 45 मिनट तक उनके साथ रहे। तो यह जो बड़े नेता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, जिनकी छाप है, वह इस तरह के राजनीतिक मुलाकातों में विश्वास रखते हैं और मिलते हैं। यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक ऐसा ही देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने उन लोकतांत्रिक देशों के विभिन्न नेताओं से संपर्क रखने में कोई गुरेज नहीं करता जिनको वो मानता है कि जहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन हो रहा है, या जहाँ के प्रमुख राज्य नेताओं के साथ उनके संपर्क होने चाहिए। हालांकि अगर आप याद कीजिए तो यही डोनाल्ड लू साहब हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने आरोप लगाया था कि उनका तख्ता पलट में इन्हीं की भूमिका है। इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। खैर, ये तो राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती हैं। यह जो मुलाकात है वह इस बात का परिचायक है भारतीय संदर्भों में कि भारतीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी एक प्रमुख नेता, इनकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने विदेशों में, यूएस में जाकर के जो सवाल पैदा किए हैं वो सवाल महत्वपूर्ण है। उन सवालों का जवाब भारत सरकार को देना ही होगा। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और आप देखिए, एक दो वक्तव्यों को छोड़ करके उन्होंने मोदी जी को छोड़ करके मोदी जी पर उतने हमले नहीं किए जितना सरकार के कामकाज पे हमले किए। जयशंकर जी बहुत विद्वान आदमी हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार मुझको नहीं है। बहुत विद्वान पिता के पुत्र भी हैं, वो बहुत लंबा उनका राजनयिक अनुभव है। लेकिन अगर उनके जैसा व्यक्ति यह बताता है कि चुनाव करा देना ही लोकतंत्र का अस्तित्व मान लिया जाए, तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये बड़ी छोटी बात कही उन्होंने। उनके जैसे व्यक्ति से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं की जाती। चुनाव तो पुतिन साहब भी कराते हैं साहब। पुतिन साहब भी चुनाव से लड़ करके आए हैं। उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी नॉमिनेट कर दिया, 5 लोग बैठे उनको नॉमिनेट कर दिया। वो कहते हैं कि जनमत से हम जीत करके आए हैं। शी जिनपिंग साहब को जो सत्ता मिली हुई है और लंबे समय तक के लिए उनको दोबारा सत्ता मिल गई, उनको भी लोगों ने वहां की पार्टी में बैठ करके सौंपा है। तो आप मान लीजिए कि वहां भी वही स्थिति जो लोकतंत्र की है, क्योंकि चुनाव वहां भी हो रहा है। लोकतंत्र वह है कि आपके लोकतांत्रिक संस्थाएं कितने विधि सम्मत तरीके से काम कर रही हैं, आपकी सरकार जनता के इच्छाओं के अनुरूप कितना काम करती है, आपके जो संवैधानिक पदधारक हैं उनको काम करने का कितना अधिकार प्राप्त है, जो संवैधानिक विभाजन है विभिन्न वर्गों में, विभिन्न संस्थाओं में, उनका आदर कितना आप करते हैं, असहमति को कितना आप स्थान देते हैं, आलोचना को कितना सुनने का आप मादा रखते हैं। ऐसे तमाम कारक हैं जिनको लेकर के आप एक पूरे लोकतंत्र की, एक वाइब्रेंट लोकतंत्र की आप कल्पना करते हैं और उसके अस्तित्व की बात करते हैं। चुनाव करा देना और चुनाव हो जाना यह महत्वपूर्ण नहीं है। और जयशंकर जी जैसे काबिल व्यक्ति से हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति उम्मीद नहीं करता कि बड़े साधारण तरीके से आप इस चीज को परिभाषित करने का सवाल करेंगे। और जो
व्हाइट हाउस का जो की टिप्पणी है, जो वक्तव्य है, वो भारत के बारे में है, भारत की सरकार के बारे में नहीं है। भारत एक वाइब्रेंट लोकतंत्र है, इसमें कोई बहस नहीं है। हम भी कहते हैं कि भाई हमारा देश लोकतांत्रिक है, हम भी ये कहते हैं कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म नहीं होने देंगे। हम विश्वास भी व्यक्त करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर हो रहे किसी हमले को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सवाल है कि जो लोकतंत्र हमारा बना हुआ है, जिस लोग हमको चिंता क्यों होने लगती है कि दायित्वों के निर्वहन के लिए हमारे पास संविधान है, और आप कहते हैं कि हमारे में दायित्व बोध बना रहे, उसके लिए हम सेंगुल लाएंगे, तब चिंता होती है। हम जब आप ये कहते हैं कि साहब हमारे लिए जो संवैधानिक जो पदधारक हैं वो महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के जिंदा रखने के लिए, और आप इस देश की नई संसद के उद्घाटन के समय में जो देश के 2 प्रमुख संवैधानिक पदधारक हैं उनको आमंत्रित तक नहीं करते। आप यह भी कोशिश नहीं करते हैं कि उस मौके पर जो विपक्ष है वह मौजूद रहे। विपक्ष के साथ जो तालमेल होना चाहिए, जो अब तक का इतिहास है और बड़ा स्वर्णिम इतिहास इस देश का रहा है कि सरकारों का विपक्ष के साथ तालमेल रहा है। वैश्विक स्तर पर सरकारों ने विपक्ष के नेताओं को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, और उन प्रतिनिधिमंडलों में वो शामिल रहे हैं। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री के साथ विदेशों के दौरे के दौरान विपक्ष के नेता उनके प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे हैं। आप उस परंपरा का पालन कितना कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तब इस तरह के सवाल पैदा होते हैं। अब जो मोदी जी को लेकर के जो वहाँ के सिविल सोसाइटी में लेकर के एक चिंता व्यक्त की जा रही है, जो विरोध व्यक्त किया जा रहा है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी समूह के लोग हों, अगर उस देश के नागरिक जो वहाँ रह रहे हैं और अपने देश से आने वाले प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर अगर इस तरह का विरोध करते हैं, तो यह भारतीय राजनयिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यह इस बात का चिंता होनी चाहिए कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों पैदा किए जा रहे हैं। आप इसको नकारने के लिए भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ दल, सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा ये निकाल के लाएगी कि इन 17 लोगों में 18 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। वह लेकर के आएगी कि इन 17 लोगों में 19 लोग ऐसे हैं जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। ये वो खोज करके ले आएंगे कि 17 संस्थाओं में 21 संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें केवल और केवल वो लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो कांग्रेस के वेलविशर हैं। तो एक अलग तरह का वो नरेशन चलाने का सवाल पैदा करेंगे, ये बांटने का सवाल की कोशिश करेंगे, और इस पूरे विरोध को के असर को कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात इससे खत्म नहीं होती, इसलिए खत्म नहीं होती कि अगर विदेश में रहने वाला हमारा देश का नागरिक, जो हमारे देश का प्रतिनिधि है, हमारे देश का राजदूत है, हमारे देश का प्रतिनिधि है, वो हमारे देश का उस देश में उदाहरण है, उस देश की प्रगति में हमारा जो कंट्रीब्यूशन उसकी बात करता है, अगर उसका एक आदमी भी कहता है, एक व्यक्ति भी ये कहता है कि साहब हमारे प्रधानमंत्री को आपने क्यों बुलाया है, तो इस बात की चिंता की जानी चाहिए। लेकिन इस सदाशयता की उम्मीद तो हम सरकार से करते हैं, कितना इसका पालन करेंगे तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अगर आप इस देश के महिला पहलवानों को से बात करने के लिए दिन के उजाले में तैयार नहीं है, और आप ये कहते हैं कि ये बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, कहीं हमारी आपसी मुलाकात भी है, तो सरकार के कामकाज का यह तरीका बहुत उचित नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कामकाज का तरीका। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके ऊपर अगर अमेरिका में हो या इंडिया में हो, अगर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, और उसमें भी जब आप विदेश जा रहे हैं उस वक्त सवाल किए जा रहे हैं, आपके डिनर पार्टी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, तो कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। और ऐसा नहीं है, वो लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, जिसमें बताया गया है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है वो क्या क्या कर रही है। ह्यूमन राइट्स की बात हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा अल्पसंख्यकों का दमन, ऐसी तमाम बातें हैं जिनका जिक्र करते हुए ये 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें जो बाइडेन सरकार से कहा गया है, जो बाइडेन से और उसके अलावा इस चिट्ठी में आप देखें तो अलग अलग समाचारों का हवाला भी दिया गया है, लिंक के साथ शेयर किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये चिट्ठी सिर्फ लिख दी गई 4 लाइन की चिट्ठी कि हाँ भारत में बहुत खराब है, अच्छा नहीं चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा नहीं।
क्यों हम ये बात कह रहे हैं उसका हवाला देते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है जो बाइडेन सरकार को, गवर्नमेंट को, और कहा गया है कि आप ये जो राजकीय भोज करने जा रहे हैं मोदी जी के सम्मान में, इस भोज को मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब है कि भारत में जो कुछ भी अलोकतांत्रिक ढंग से हो रही हैं उसका आप समर्थन कर रहे हैं, अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है। ये देखिए जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये सब लिंक्स हैं और इसमें बताया गया है द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हैज लेजिस्लेटेड द एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। ये अलग अलग बातें कही गई हैं और उन तमाम बातों को यहाँ पर रखा गया है। अगर पूरी चिट्ठी को आप पढ़ें तो ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, ऐसे इस पर आएंगे फिर से, और जब सलीम रिजवी साहब इस पर और अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ सिंह साहब आपके पास, विजय शंकर सिंह जी आपके पास, बहुत कुछ आप सुन लिया हमारे तमाम साथियों के, आपका टेक प्लीज। है पहले तो इस चिट्ठी के बारे में, जो बाइडेन साहब चीफ होस्ट हैं मोदी जी के इस कार्यक्रम में, स्टेट विजिट है और यह एक परंपरा रहती है कि जो स्टेट विजिट होती है उसमें एक राजकीय भोज का आयोजन किया जाए। निश्चित रूप से वहां की सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि इनको न बुलाया जाए, इसलिए न बुलाया जाए कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस, दुनिया का कोई भी देश ऐसा है तो गोदी मीडिया की खबरों से या हमारे अखबारों की खबरों से अपना दिमाग नहीं बनाता है, उसके अपने सोर्सेज रहते हैं। और आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जहां पर एक एक खबर हर आदमी को मिनटों में मिल जाती है, उन्हें एक एक चीज पता है। जिस CA का जिक्र किया गया उस CA को लेकर कितना लंबा आंदोलन चला ये भी सबको पता है। इसके अलावा और भी जिससे गौरक्षा वाली जो बात की गई वो भी सबको पता है। ऐसी स्थितियों में अमेरिका का ये पहली चिट्ठी नहीं है या पहली प्रतिक्रिया नहीं है भारत के लोकतंत्र को लेकर, तो हमेशा से इसमें सुशंकित रहे हैं, खासकर पिछले 9 सालों में। जयशंकर जी ने बड़ा साफ साफ कहा कि लोकतंत्र है और इसका एक ही उन्होंने आधार बताया कि हमारे यहाँ चुनाव होता है। तो बहुत सही सुनील जी ने बताया कि पुतिन भी चुनाव जीत के ही बने हैं। मैं उनके अलावा मैं हिटलर का भी नाम ले लेता हूं, हिटलर भी चुनाव जीत के ही सत्ता में आए थे और चुनाव जीत के वो बने रहे। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि हमारे यहाँ चुनाव होता है इसके लोकतंत्र जीवित है, ये उतनी उचित बात नहीं है। जैसे कि राज्यसभा के मेंबर हैं और उसी राज्यसभा में, मुझे नहीं पता उस समय मेंबर थे या नहीं थे और बाद में बने, मुझे समय याद नहीं है, लेकिन उसी राज्यसभा में बिल्कुल म्यूट करके बिल पास किया गया था। उसी लोकसभा में जब अडानी के इश्यू पर राहुल गांधी का लंबा और बड़ा अच्छा भाषण हुआ था, उस भाषण को पूरे देश ने सुना था और रात में उसी भाषण को डिलीट कर दिया गया था। ये सब चीजें बताती हैं कि लोकतंत्र कहीं नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ आपके दिमाग में इसलिए है कि हम चुनाव कराते इसलिए हम लोकतंत्र हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब चुनाव ही नहीं होता। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैमाना है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, और प्रेस की आजादी में हम कितना नीचे हैं ये भी सबको पता है। और हम एक ही बार नीचे नहीं है, पिछले 9 सालों में हर 2-3 साल पर हम नीचे नीचे गिरते चले गए हैं। जहां तक प्रधानमंत्री जी के अमेरिका में विरोध की बात है, नरेंद्र मोदी जी को पहले भी अमेरिका ने वीसा देने से मना कर दिया था और कुछ दिनों पहले मैंने कहीं अखबार में ही पढ़ा था कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनको भी अमेरिका ने कई बार वहां के सोसाइटी कहा कि इनको यहाँ न आने दिया जाए, वो किसी पत्रकार खशोगी के मर्डर के में मुलजिम है या उनसे उस साजिश में शामिल है। उस पर अमेरिकी सरकार ने कहा था कि हम मोदी जी को वीसा इसलिए देते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, हम उस आधार पर वीसा नहीं देते हैं जो नरेंद्र मोदी है। तो साफ सी बात है वो भारत के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। अब जो बाइडेन साहब की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, भोज देते हैं या नहीं भोज देते हैं, वो बात की बात है। अमेरिका के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, विजय साहब मौजूद हैं, वो हम लोग का ज्ञानवर्धन करेंगे। अब मैं आता हूं पहलवानों वाले इस मामले पे, थोड़ा हिस्सा हट के, लेकिन 2 मिनट में मैं कह देना चाहता हूं। ये खबर आ रही है कि जिसने मुकदमा लिखाया था उस नाबालिग बच्ची ने, जो पहलवान है, उसने वो मुकदमा वापस ले लिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर जनवरी से ये बात चल रही है, जनवरी से बात आंदोलन में चल रही है, पहले शुरू में कमेटी बनी, फिर मुकदमा दर्ज हुआ और इसके बाद अभी नहीं हुआ। अगर जनवरी से जून आ गया, 6 महीने तक यौन शोषण के मामले में जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री को खुद दी गई है, उसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और तब ये मुकदमा वापस लिया जा रहा है,
या बयान वापस लिया जा रहा है या बयान बदला जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से सिस्टम के मुंह पे तमाचा है और सिस्टम के प्रति घोर अविश्वास है। इसमें सबसे बड़ी साख अगर किसी की गिरी है तो दिल्ली पुलिस की गिरी है। उससे सोचना होगा कल के दिन अगर मैं जाऊं और कहूं कि आप इस लायक नहीं कि आप मेरे मुकदमे की तफ्तीश करें, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है कि आप मुलजिम को पकड़ सके, तो जाहिर है कि मैं फिर उन रास्तों को अपनाऊंगा जो कानून से अलग हटके रास्ते होते हैं, बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। जैसे माफिया के साथ चला जाऊं, किसी गुंडे के साथ चला जाऊं, या मैं कानून खुद अपने हाथ में ले लूं। तो इस स्थिति पर जो भाजपा के मित्र मेरे जश्न मना रहे हैं कि कुछ नहीं था, मुकदमा वापस हो गया, कि सच कहिए तो ये सिस्टम के लिए, सरकार के लिए डूब मरने की बात है। बस्ती में भी घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना हुई है, और भी घटनाएं हुई है। मैं कभी कभी मजाक में भी कहता हूं, कभी सही भी कहता हूं कि यौन शोषण के जितने मामले हैं उस मामलों में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सॉफ्ट कार्नर रहता है, उनके लोगों का हमेशा सॉफ्ट कार्नर रहता है। चाहे आसाराम का मामला ले लीजिए, चाहे राम रहीम का मामला ले लीजिए, बराबर पेरोल मिलती रही है। चिन्मयानंद का मामला ले लीजिए, कुलदीप सेंगर का मामला ले लीजिए, कठुआ गैंग रेप का मामला ले लीजिए, और अब ये मामला है। ये कुछ उनकी वैचारिकी बाई डिफॉल्ट है या उनकी रणनीति है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये चीजें हैं और सबके सामने हैं। अब रहा सवाल ये कहने का, ये लोकतंत्र को बचेगा कैसे? तो लोकतंत्र इसलिए बचेगा कि लोकतंत्र सिर्फ आंदोलन से बचेगा, जनता की बात सामने आने से बचेगा। और राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो आज परेशान है, वो इससे परेशान है कि उन्होंने अरबों रुपया सिर्फ इससे खर्च किए कि इन्हें पप्पू के नाम से, इन्हें बिल्कुल एक मानसिक विकलांग के रूप कहकर या मानसिक रूप से बीमार कहकर प्रचारित किया जाए, ताकि ये दुनिया में इसी रूप में रहे। आज वो सब सच खुल रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में इनकी बौखलाहट है। अगर राहुल गांधी अगर एक बयान हल्का सा भी देते, हल्की मजाक में भी कुछ कह दे, तो निश्चित रूप से ये 3 दिन तक टीवी पर आएंगे और टीवी पर बोलेंगे। तो चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे इश्क मोहब्बत की बात करने वाली स्मृति ईरानी जी हो, जो अमेठी में बराबर बोलती रहती हैं, या और कोई नेता हो, रविशंकर प्रसाद हो, उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके, तो यही करेंगे। अब ये निश्चित है कि क्योंकि सरकार का काम करने वाले 2 ही मंत्री हैं, 2 ही लोग कर रहे हैं, बाकी लोग अपना राहुल विरोध में लगे हैं। लेकिन देश की स्थिति अब बदल चुकी है। राहुल गांधी को जिस तरीके से अमेरिका में अच्छा रिस्पांस मिला है, जिस शानदार तरीके से उन्होंने चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे सिविल सोसाइटी के बीच में हो, चाहे जहां भी उनको मौका मिला, अपनी बात कही और धड़ल्ले से कही और एक्सटेम्पोर कही, वो बहुत ही उनके लिए भी अच्छी बात है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि एक विकल्प के रूप में एक अच्छा विकल्प तैयार हो रहा है। लोकतंत्र में कभी विकल्प की कमी नहीं होती है, दुनिया विकल्पहीन नहीं है, दुनिया में सदैव विकल्प रहता है। बस ये है कि वक्त होता है तो निकल आता है। राष्ट्रवाद सीक्रेट मीटिंग का मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, मैंने आप ही के यहाँ देखा है। अब मैं चाहूंगा विजय साहब से आप पूछें कि इस मीटिंग क्या है, उसका क्या असर होगा। बिल्कुल मेरा बस बिल्कुल यही कहना है। जी बिल्कुल सिंह साहब, रिजवी साहब के पास ही आना चाहता हूं और उनसे समझते हैं। लेकिन एक बात जो आप यहाँ कह रहे थे पहलवानों की, उसमें जोड़ दूं, क्योंकि बहुत सारी खबरें पहलवानों को लेकर के गलत फैलाई जा रही है मीडिया के जरिए, और जिसमें शायद ये खबर भी आ रही है कि जो नाबालिग लड़की ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसने वापस ले ली है। इस खबर को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये अफवाह है। अब कितनी सच्चाई ये पता नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस वाले बताएंगे, लेकिन और आपको शायद ज़्यादा पता हो, इस बात की जानकारी हो। लेकिन ये है कि कभी बताया गया कि पहलवानों ने, लड़कियों ने अपने अब धरना प्रदर्शन न करने का, आंदोलन न करने का जी सिंह साहब वापस लेने की बात नहीं। ये खबर आ रही है कि उसने 164 में जो पहले बयान दिया था तो दोबारा बयान बदल दिया है। इतना आसान भी नहीं है, आप बार बार बयान बदलेंगे तो फिर मजिस्ट्रेट पूछेगा कि पहले ये कहा गया तो अब ये क्यों कहा गया। बाद में उसके पिता का बयान आया कि हम पर बहुत दबाव है, तो साफ साफ बता देता है कि जबरदस्ती ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि आप बयान ही न दो, आप पीछे हटो, हम बचाना चाहते हैं। मैं यही तो यही भी कहना चाहूंगा कि पहलवानों के आंदोलन को लेकर गृहमंत्री जी लंबी बातचीत करें, 2 दिन मीटिंग चली, क्या उन्होंने 3 महीनों में एक बार भी पुलिस कमिश्नर को फोन करके कहा कि ये क्या तमाशा, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक टेलीफोन पर जाने के 24 घंटे के अंदर मुलजिम गिरफ्तार होता और उसमें कार्रवाई आगे हो जाती। लेकिन यह है कि एक इशारा ही जब नहीं है, यह हो सकता है यही इशारा हो कि तुम चुप रहो, कुछ नहीं करना, ये भी इशारा होता है कि आप इसमें भी कुछ मत करिए, हम देख रहे हैं। हम अपने स्तर से अपना बहाना बनाते रहते हैं, बयान लेते रहते हैं, टरकाते रहते हैं। जी
आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं रिजवी साहब आपके पास। बहुत कुछ हम यहाँ दिल्ली में, इंडिया में बैठ करके अमेरिका की बात कर रहे हैं और आप वहाँ अमेरिका में हैं। एक जो इम्पोर्टेंट खबर, एक खबर के बारे में तो हम बात कर ही रहे थे, डोनाल्ड लू के साथ साथ कई अन्य अधिकारियों के साथ में राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग। लेकिन दूसरी बात, जो 17 सिविल सोसाइटीज़ ने जो चिट्ठी लिखी है, इस पर क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में, ये आपसे जानना चाहूँगा। और साथ इसमें जो लोग हैं, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, आप तो देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा नाम रख देना चाहता हूं, जिसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स है, वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीस एंड जस्टिस, ग्लोबल क्रिश्चियन रिलीफ एंड इंटरनेशनल कमीशन फॉर दलित राइट्स। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय सम्मान में भोज पर आमंत्रित न करें, ये कहते हुए जो बाइडेन को। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? कोई प्रतिक्रिया बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी है क्या वहां के लोकल, जो खासकर जो डायस्पोरा है, उसमें भी कुछ है, या ओवरऑल राहुल गांधी पर जो यहाँ हिंदुस्तान में जो हमला किया जा रहा है 9 साल के जश्न के साथ, उस पर क्या कुछ है रिजवी साहब? देखिए, यहाँ पे जाहिर है कि ये मोदी जी की बड़ी अहम विजिट है और अमेरिका इंडिया को बहुत अहम पार्टनर समझता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिसको कि बहुत जरूरत है इस वक्त अमेरिका को चीन को कंटेन करने में और भी ग्लोबल इश्यूज के लिए। तो ये एक स्टेट विजिट है, जैसा सिंह साहब कह रहे थे कि स्टेट विजिट में सारी चीजें होती हैं। वो जब आएंगे, विमान से उतरेंगे, तो एक अलग तरह का वेलकम होगा उनका मोदी साहब का बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद जब वो बाकायदा मुलाकात होगी और वो सब साउथ लॉन में लोग जमा होंगे और वहां पर जाहिर है कि 21 गन सैल्यूट होगा, 21 गन सैल्यूट भी दिया जाएगा। और फिर उसी का पार्ट होता है कि भाई आप स्टेट डिनर पे उनको होस्ट करते हैं, जो प्रेसिडेंट यूएस के होते हैं। तो ये उसी का पार्ट है। लेकिन जो विरोध की आप बात कर रहे हैं, वो जाहिर है कि यहाँ पे आप अगर लिस्ट देखें तो वही जो ह्यूमन राइट्स की बात करती रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें बहुत से डायस्पोरा के भी लोग हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हर मजहब की दिखती हैं। तो जाहिर है कि ये उन लोगों का जो कमिटमेंट है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इन लोगों के लिए ये नहीं है कि भाई बस उठे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया। वो देखते हैं कि कौन मुल्क है, कहाँ की आवाजें आ रही हैं, किस तरह की वहां पर हालात हैं और वहां अमेरिका कैसे डील कर रहा है। तो जैसे सऊदी अरब का भी किसी ने भी हवाला दिया था, तो बराबर यहाँ पे सऊदी अरब के हवाले से इस तरह की बातें होती रहती हैं कि भाई आप क्यों वो शख्स जो रूल कर रहा है, डिफैक्टो रूलर है सऊदी अरब में, तो उसको क्यों आप इस तरह की इज्जत दे रहे हैं और इस तरह से जाके क्यों। बाकायदा इन लोगों ने सब आवाजें उठाई और इसी तरह कई जगह के लिए। तो ये जाहिर है कि इंडिया के लिए एक बड़ी अजीब और गरीब सी बात है कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को के आने के वक्त इस तरह का विरोध हो रहा है, जो कि उनकी बड़ी वैलिड रीजंस हैं, जो वो बाकायदा जो विरोध कर रहे हैं वो कोट करते हैं, जैसे आपने दिखाया भी लिस्ट में। और उन्होंने जाहिर है स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हो या यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हो, जो कि पिछले कई वर्षों से आ रही है, उसमें बड़ी डिटेल में ये सारी बातें होती हैं, किस तरह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं और किस तरह वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल है, किस तरह प्रेस फ्रीडम का हाल है, कैसे माइनॉरिटीज और दलित्स और दूसरे गिरोह जो हैं, ग्रुप्स हैं, उन पे कैसे हमले हो रहे हैं, कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें सबके सामने हैं, स्टेट डिपार्टमेंट खुद ये डिटेल में रिपोर्ट दे चुका है। तो उन सब इश्यूज को अगर ये उठा रहे हैं तो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई गढ़ के कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि ये स्टेट विजिट होती है कंट्री के दरमियान, वो इस कंट्री को ऑनर करने के लिए होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है इंडिया के लिए और इंडिया से जो भी मोहब्बत करता है उसके लिए। और जाहिर है इसमें जो लिस्ट है इसमें आप देखें, डायस्पोरा का ये भी पार्ट है। तो अगर वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि डायस्पोरा जो है वो तो जाहिर है कि पूरा सपोर्टर है मोदी जी का, तो ये भी तो डायस्पोरा है ना। तो अगर आवाज उठा रहे हैं तो वो मौजूदा सरकारी नीति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उस हवाले से वो कह रहे हैं। तो ये तो जाहिर है कि मामला कहाँ जाता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीजों से इस तरह की स्टेट विजिट के मामले को बदलता नहीं है। तो स्टेट विजिट जो है वो बाकायदा उसी तरह जाएगी। और
अमेरिका को जाहिर है कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत जरूरत है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, अमेरिका को बहुत जरूरत है इंडिया की और जो भी मौजूदा सरकार है उसको अपने पाले में रखने की, चीन को कंटेन करने के लिए और दूसरी भी इश्यूज। तो अब ये जो बात है डोनाल्ड लू साहब की, तो क्या बात हुई है इसकी डिटेल्स तो अभी नहीं आई है, लेकिन डोनाल्ड लू साहब जैसा किसी ने मेंशन किया कि वो बड़ी चीजों के लिए माने जाते हैं, उनको ये भी कहा जाता है कि जहां पहुंचते हैं तो वहां रेजीम चेंज की एक हवा चल जाती है। तो ये जाहिर है कि ये मैंने उनसे इंटरव्यू जब किया था, मैंने पूछा था पाकिस्तान के हवाले से भी, तो जाहिर है उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था सीधे। लेकिन इनकी ये एक इमेज है कि वो इस तरह की जो है वो बिहाइंड द सीन्स हो या सामने भी मिल के, तो ये जाहिर है कि साउथ एशिया उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उनके वो जाहिर है वही देख रेख करते हैं और चीफ हैं। लेकिन ये सारी बातें देखिए अमेरिकी प्रेसिडेंट के सहमति या उनकी नॉलेज के बगैर नहीं होती। ये बहरहाल एक ऑफिशियल है स्टेट डिपार्टमेंट, ये बात ऊपर तक जाती है कि व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्या चाहते हैं, किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं कि उनके इस तरह के एहलकार ये जाहिर अमल में लाएं। तो ये सीधे इनको कह देना ये भी ज्यादती होगी डोनाल्ड लू साहब के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार विश्लेषण, शानदार जानकारी। और सबसे बड़ी बात कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच, यहाँ प्रधानमंत्री कोई भी रहे, मायने ये नहीं रखता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या प्रधानमंत्री कल को कोई और है या पहले कोई और थे। मायने ये रखता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच मुलाकात होती है और उसमें अभी अमेरिका को ज़रूरत भारत की है। और भारत में भी अगर सरकार ऐसी हो तो और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, ज़रूरत तो बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ क्यों मांगा जाता है, इस बारे में किसी ने पूछा क्या? इस बारे में किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा कि देखो हमारे प्रधानमंत्री कितने महान हैं कि उनका ऑटोग्राफ अमेरिका के राष्ट्रपति मांग रहे हैं। लेकिन रिजवी साहब, क्या सचमुच ऑटोग्राफ वाली बात सही है क्या? नहीं, मुझे लगता है वो एक मजाक में कहा होगा जो बाइडेन साहब ने। जो बाइडेन साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं फॉरेन रिलेशंस के और बहुत उनका तजुर्बा है, बहुत। और वो वर्ल्ड लीडर्स को, ज्यादातर को जो अभी मौजूद है उनको भी वो अच्छी तरह जानते हैं और एक 35-40 साल से वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अहम हिस्सा रहे हैं। तो जाहिर है कि वो ये जानते हैं, उनको ये पूरी एक चीज ब्रीफ की जाती है। वो बहुत सी हुकूमत का ये तरीका होता है, यहाँ भी उनको ब्रीफ किया जाता है, बाकायदा प्रोफाइल होती है कि भाई लीडर्स क्या चाहते हैं, जिनसे आप डील करना चाह रहे हैं वो लीडर्स क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उस तरह की वो उनको बहुत ही अच्छी फीडबैक होती है बड़ी डिटेल में। तो उनको पता है कि भाई किसको किस तरह से बातें करके उनको थोड़ा सा खुश करना है। तो ये सब भी फैक्टर्स होते हैं जो इन सब इस तरह के जो है मजाक ही सही, लेकिन वो ऐसे कोई भी चीजें नहीं कही जाती हैं इन सब हाई लेवल मीटिंग्स में जो कि बहुत लाइट हो। जी जी, लेकिन हमारे यहाँ द बॉस, रॉक स्टार, ऑटोग्राफ मांगा जा रहा है, ऐसी बातें जो हैं बहुत बिकती हैं, बहुत ज़्यादा बिक जाती हैं। ये तो आप जानते ही हैं। खैर, दोनों को फ़ायदा है, उधर भी फ़ायदा इधर भी फ़ायदा, विन विन सिचुएशन है। मैच खेलते रहें। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें यहाँ रिजवी साहब कह रहे हैं, जरा आपका इस पे विचार सुनना चाहूँगा। और ख़ासकर भारत अमेरिका, इसमें एक साइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। और बहुत सही कह रहे थे अभी हमारे किसी साथी ने, शायद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने या प्रमोद अग्रवाल जी या सुनील जी ने, किसी ने कहा कि 9 साल का जश्न मना रहे हैं और बात कर रहे हैं राहुल गांधी पे। जी, आप यही देखिए ना राजीव जी की कैबिनेट लगा हुआ है राहुल गांधी को केस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है और हमारे आप जैसे ब्लू कलर के पासपोर्ट पे वो अमेरिका गया हुआ। लेकिन देखिए, डोनाल्ड लू के पे मैं आता हूँ। डोनाल्ड लू बहुत दिलचस्प कैरेक्टर हैं। कुछ तो सलीम साहब ने बताया, सुनील जी ने भी कहा कि इमरान खान ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो तख्ता पलट में जिम्मेदार थे पाकिस्तान में। डोनाल्ड लू भारत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था तो वो भारत में ही थे और कौंसलर जनरल थे।
तो भारत की राजनीति को, इस रीजन की डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरीके से वो समझते हैं। तो और बहुत विश्वास पात्र है जो बाइडेन के। तो जो कुछ हो रहा, जो सिविल सोसाइटी 17 सिविल सोसाइटी के मेंबर्स वहां गए और चिट्ठी लिखी, जाहिर सी बात है कि उस पर जो बाइडेन मान नहीं लेंगे उनकी बात, लेकिन उन्होंने कान में चली गई, वो सिस्टम में वहां के चली गई। दूसरी बात यह है कि देखिए राजीव जी, जो वहां का डायस्पोरा है, अब वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और एक तरफ तो बिजनेसमैन और पैसे वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं अमेरिका में, या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, वो सब हैं मोदी जी के साथ। कोई प्रोफेसर, कोई थिंक टैंक का व्यक्ति के पास ना ये वक्त है, ना वो कभी करेगा कि मैनहट्टन में किराए का बुलडोजर लाके बुलडोजर की परेड निकाल दे, मोदी और योगी का फोटो लगा के। तो ये जो डायस्पोरा के लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि कंसल्टेशंस में जाते हैं, ये वो लोग हैं जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की बैठकों में जाते हैं, ये वो लोग हैं जो सीनेट और कांग्रेस कमेटियों की बैठक में जाते हैं, तमाम थिंक टैंक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और डायस्पोरा का दूसरा हिस्सा थिंक टैंक और प्रोफेसर और पत्रकार, ये सारे लोग हैं जो इस खेमे के साथ हैं, यानी जो राहुल गांधी के साथ हैं। तो उनका अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी आवाज़ बड़ी आवाज़ है जी। और अमेरिका क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे ये सब बातें सुनी जाती हैं। राहुल गांधी वॉशिंगटन पोस्ट भी गए थे, वहाँ भी लोगों से मुलाकात हुई है। तो मैंने तस्वीरें देखी है वॉशिंगटन पोस्ट की कुछ वहाँ पे। तो राहुल गांधी वो वहाँ पे उन लोगों से मिल रहे हैं जिनकी आवाज़ बड़ी है। और अगर अमेरिका का कोई रोल ना हो या अमेरिका का कोई भूमिका ना हो, कम से कम इतनी तो है कि आपका ग्लोबल परसेप्शन बनता है। अमेरिका कैसे डील कर रहा है राहुल गांधी से, ये मैसेज पूरे दुनिया के कॉर्पोरेट को जा रहा है, ये मैसेज पूरे दुनिया के डिप्लोमेट्स को जा रहा है। तो इसलिए इस लिहाज से जो जरूरी है, क्यों मोदी जी जा रहे हैं चुनाव के पहले वहां पे? चुनाव के पहले की विजिट क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है कि उनको भी अपना परसेप्शन बनाना है वहां पे। तो परसेप्शन की लड़ाई विदेशों में भी हो रही है और अमेरिका उसका एक बड़ा ठिकाना है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जो ये जो थिंक टैंक के लोग हैं, जो लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी जो बाइडेन को, ये इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनकी आवाज़ दूर तक जाती है और इसका निश्चित तौर पे प्रभाव होगा राजीव जी। जी निश्चित तौर पे प्रभाव होगा। भले जैसा रिजवी साहब कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम है तयशुदा कार्यक्रम जो पहले से तय हो जाता है वो कार्यक्रम तो होगा, और बट ऑब्वियस है कि डिनर भी होगा, साथ में डिनर करेंगे और राष्ट्राध्यक्ष टू राष्ट्राध्यक्ष ये होता ही है। लेकिन एक बात निकली है जो दूर तक पहुंच चुकी है, इसको आप वापस नहीं कर सकते। और बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, भारत को लेकर के अमेरिका में 17 सिविल सोसाइटीज़ ने जो चिट्ठी, ओपन लेटर जो लिखा है, वो भारत के लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। ये बात अंडरलाइन है और इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा कि एक विरोध यहाँ भी हुआ था, वो भी डिनर को लेकर के अमेरिका में हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस अमेरिका में जिस अमेरिका ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको वीज़ा देने से मना कर दिया था।
ये विरोध प्रधानमंत्री होते हुए, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि इनसे पहले किसी प्रधानमंत्री के नाम पर ऐसा कि उनको डिनर में मत बुलाइए। आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि किसी का विरोध हुआ हो कि नहीं, डिनर पार्टी उनके सम्मान में नहीं होना चाहिए। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करें जल्दी। आप लोगों से गुजारिश है कि बस थोड़ा जल्दी अपनी बात रखें, समय खत्म हो चुका है और बाद में आप लोग ही कहेंगे बहुत लंबा बैठा देते हो, तो इसलिए भी आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। क्लोजिंग कमेंट आपसे, आप सबसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। और सबसे पहले दो बातें यहाँ सामने आ रही हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका विरोध, और दूसरा राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग और भारत में राहुल गांधी के नाम पर मचा बवाल। अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है। और जिसको अस्त होना है वो अस्त होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है 2024 के लिए। हिंदुस्तान में भी और विदेश में भी जो थोड़े बहुत बादल आए थे और जिन बादलों ने ढका था, लेकिन जो सूर्य है वो उदय हो रहा है, पूरा विश्व मान रहा है सूर्य उदय हो रहा है। और दूसरी तरफ जो सूर्य अस्त हो रहा है उसका भी संदेश देश में भी है, विदेश में भी है, वो अस्त हो रहा है। तो ये प्रकृति का नियम सिद्ध हो रहा है और राहुल गांधी और माननीय मोदी जी दोनों इस प्रकृति के नियम के अनुपालन में चल रहे हैं। जी क्या कहेंगे प्रमोद अग्रवाल जी? मेरा मानना है कि समय का पहिया घूम रहा है, बहुत मंथर गति से घूम रहा है, लेकिन पॉजिटिव घूम रहा है। निश्चित रूप से दुनिया समझ रही है कि हम किस तरह के लोकतंत्र हैं, हम लोकतंत्र की परिभाषा को समझते हैं। हमने एक बात अच्छी कर ली है इस 10 सालों में कि हमने एक कंपैरिजन खड़ा कर लिया है आने वाले 70 सालों के लिए। अब फिर से 70 साल किसको मिलने वाले हैं ये देश की जनता 24 में बता देगी। जी 2024 में 70 साल किसको मिलने वाले हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर प्रमोद अग्रवाल जी। और लोकतंत्र ऐसे ही जिंदा है, ये बात भी सही है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं 2024 हमारा ही है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी क्या कहेंगे आप? 2024 और अब इधर भी पटना में भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मैं भी रहूंगा, खड़गे साहब भी रहेंगे, उस पर भी जाएंगे, उस पर आगे आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन अभी बात अमेरिका की कर रहे हैं और उसमें राहुल गांधी क्या एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं। मोदी को टक्कर कौन देगा, मोदी के समर्थक पूछा करते थे, अब थोड़ा भ्रमित दिखाई दे रहे हैं। उनको भी दिख रहा है कि नहीं, एक आदमी तो सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। लोगों को यह बात लगने लगी कि जो मोदी जी अजेय माने जाते थे वो अजेय नहीं बचे। मोदी जी, वो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे और उन्हें अमेरिका ने आने से मना कर दिया, लेकिन फिर जब वे प्रधानमंत्री बने और अमेरिका गए तब बराक ओबामा थे और उन्होंने माय फ्रेंड बराक ये कहा था, अगर आपको याद हो जी। फिर जब ट्रंप आए तो उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। एक संयोग की बात देखिए राजीव जी कि जिस तरह ट्रंप अमेरिका के प्रतिनिधि थे, उसी तरीके के, उसी स्टाइल की नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उन दोनों में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, दोनों मौसेरे भाई जैसे थे, बड़े अच्छे लगते थे दोनों। लेकिन जब से जो बाइडेन साहब आए तब से भारत की परेशानियां, खास करके मोदी जी की सरकार की परेशानियां थोड़ी बढ़ गई हैं। अब 3 सांसदों ने चिट्ठी लिख दी है राहुल गांधी को कि भैया जब मेनका गांधी जी को आपकी दादी जी ने घर से निकाला था तब क्या हुआ था, भैया जब आपके प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया या घर से अलग हो गए उसके बारे में भी कुछ बताते, ये भी बात नहीं। और अब तो फिल्में आ रही है, 72 हूरें आ रही है, अजमेर की स्टोरी, अजमेर 92 आ रही है, और ऐसी एक और फिल्म आ रही है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी बंगाल हो या राजस्थान हो, सब बीजेपी की फिल्मों के निशाने पर भी है। तो आने वाले दिन बहुत गहमागामी के हैं, लेकिन अपेक्षा की जानी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री गंभीर रुख अपनाएंगे और दीर्घकालिक योजनाओं पर सोचेंगे। वो बात कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था उस नारे के अनुसार चलेंगे। राजीव जी 2014 और 2019 का चुनाव सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया
मेन स्ट्रीम मीडिया के सहारे जीते, क्या 2024 का चुनाव फिल्मों के सहारे जीतेंगे? ये भी एक सवाल है, आने वाले समय में चर्चा करेंगे। जब फिल्मों की आप लिस्ट बता रहे हैं तो फिर ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी भी कह रही थी कि आपने द केरला स्टोरी पे कुछ नहीं कहा, आपकी मोहब्बत वहाँ दिखाई देती है। जबकि कोर्ट में इन लोगों ने माफ़ी मांगी है, इस फिल्म के निर्माताओं ने, सुप्रीम कोर्ट में। खैर, आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी, आपका कमेंट। स्मृति ईरानी जी क्या कह रही हैं यह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी विपक्ष की नेता नहीं है। अगर 1984 में कथित सिख नरसंहार हुआ था तो उनको दोषियों को फांसी पर टांग दीजिए। आप ये नहीं कर सकते ना कि आप ऐसा जो हुआ था, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप विपक्षी भाषा नहीं बोल सकते हैं। आज जो स्थिति है, जो हम लोग जो मोदी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की जो यात्रा यूएस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के इस यात्रा का महत्व केवल इस बात के लिए और भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, चुनौती है एक रूप में, कि राहुल गांधी ने वहां जा करके देश में हो रही घटनाओं को उठाया है, जनता के सवालों को उठाया है, और इन सवालों को का जवाब आपको देना है। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके जो स्वदेश की घटनाएं हैं, मैंने घरेलू राजनीति का असर उसके विदेश नीति पर न पड़ता। यह बिल्कुल सही है कि जो विभिन्न संगठनों ने बाइडेन सरकार को जो ज्ञापन दिया है, उसके आधार पर कोई वो भोज रद्द नहीं होने वाला है। लेकिन यह जरूर है कि अंतर यह पड़ता है कि एक प्रधानमंत्री जब वहां दौरा करता है तो वहां का राष्ट्रपति विमान में घुस करके प्रधानमंत्री को रिसीव करता है, और एक आपके संबंधों की ऊर्जा का गर्माहट तब महसूस होती है कि आपको खुद चल करके जाना होता है कि उनके ऑफिस के कमरे तक, जहां पर आपको उनसे बातचीत करनी होती है। बात इस पर तय होती है, आप संबंध इस पर तय होते हैं। और इससे लगता है दुनिया को कि इन दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है। रणनीतिक जरूरी से, राजनीतिक जरूरत से, व्यवसाय के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से आप किसी को कितना स्वीकार करते हैं, तो सब एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। दो देशों के बीच में जो रिश्तों की गर्माहट होती है वो इस पर निर्भर करता है कि वह दोनों देशों के नेताओं के मुलाकात के दौरान बॉडी लैंग्वेज क्या है। और आज की तारीख में 2023 में दुनिया इसको पढ़ने जान गई है। जी सिंह साहब, आपका कमेंट इस पे। जब बात स्मृति ईरानी की चल रही है, सन 84 की चल रही है, दंगे की बात चल रही है, तो इसमें मैं एक चीज ये बता दूं कि स्मृति ईरानी जिस राजनीतिक पार्टी से हैं और जिस थिंक टैंक की इस समय वकालत करती है, जिस पार्टी में हैं, इसी पार्टी के नेता, इसी आरएसएस के नेता नानाजी देशमुख ने 1984 के दंगे के बारे में लेख लिखा था, और इस नरसंहार के पक्ष में लेख लिखा था। उन्हें ये पता नहीं होगा, दंगा चाहे 84 का हो या 2002 गुजरात का हो, चाहे मलियाना का हो, चाहे मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर, कहीं का भी दंगा हो, अहमदाबाद का दंगा हो, कोई दंगा अच्छा नहीं होता। दंगे के कारणों की जांच की जानी चाहिए, जांच का पता लगाकर ये उम्मीद की जानी चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी कि दंगा आगे न हो, न कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि दंगा हो। भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार में आई है, मैं थोड़ा क्लोजली बात कर रहा हूँ, खासकर इनकी जो इस तरह की गतिविधियां हैं, विभाजनकारी गतिविधियां हैं, आपराधिक गतिविधियां, इसको आप देखिए, कोई ऐसा मौका नहीं चुका जहां इन्होंने दंगा कराने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक चीज की बहुत खुशी है कि जनता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अब इस पचड़े से मानसिक रूप से दूर होने लगी है, अब इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा था, जो ध्रुवीकरण का एजेंडा था, वो भोथरा बन गया है, वो अब काम नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की जिस तरह की यात्रा अमेरिका में हुई है, भारत जोड़ो यात्रा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होने जा रही है, 23 तारीख को विपक्षी दल की मीटिंग होने जा रही है, ये इनका रक्तचाप और बढ़ाएगी। आप देखते रहिए, आपके साथ हम लोग भी सुनते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल।
और उधर रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, और अमेरिका में भी अभी हलचल तेज होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो हलचल बढ़ा रखी है, और खासकर यहाँ धड़कनें सबकी, खासकर बीजेपी के लोगों की जिस कदर बढ़ी हुई है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की ये अमेरिका यात्रा सफल रही है। एक लास्ट एक लाइन कमेंट आपसे रिजवी साहब, क्या सचमुच राहुल गांधी ने इतना उथल पुथल वहां मचा दिया है कि यहां जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की सफलता को दर्शाता है? जी, एक तरह से आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एक बड़े वाइड स्पेक्ट्रम के लोगों से मुलाकातें की हैं, चाहे वो थिंक टैंक हो, जर्नलिस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल बोर्ड की दावत थी उनके लिए कि भाई मुलाकात करें, वॉशिंगटन पोस्ट भी, तो ये सारी चीजें जो है दिखा रही है कि किस तरह से उन्होंने सबको उन इश्यूज पे इन्फॉर्म करने की कोशिश की है। और जो भी इश्यूज हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, और भी चीजें, तो ये सारी चीजें ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो जाती हैं। सारी चीजों का माहौल बनता है और जाहिर असर पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है भाई क्या ये बातें हैं, और अब जबकि ये पता है कि भाई कुछ लोगों से मुलाकात हुई एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत क्लोज जो हायर अप्स में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लेकिन मोदी जी के जब आएंगे वो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बहुत गर्मजोशी देखने को मिलेगी इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बहुत से यहाँ डायस्पोरा के लोग वहां मौजूद होंगे। बहुत से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट भी करेंगे व्हाइट हाउस के सामने। लेकिन बड़े जोश का माहौल रहने वाला है राजीव जी, जोश का माहौल। हालांकि प्रोटेस्ट वहां भी, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लोगों ने किया था, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर स्टेडियम में अपना कार्यक्रम कर रहे थे और बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में एक बैनर दिखाया गया, तो यहाँ पर पूरा 3-3 दिन तक यहाँ डिबेट कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कहीं भी प्रोटेस्ट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन प्रोटेस्ट का भी अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सलीम रिजवी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, विजय शंकर सिंह जी, प्रमोद अग्रवाल जी, और हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक लंबे वक्त तक आप लोग जुड़े रहे, रुके रहे, और इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई। और बहुत इंपॉर्टेंट डे आज, बहुत महत्वपूर्ण खबरें, 2 खबर अमेरिका से जिस पर चर्चा लाजमी थी, इसलिए चर्चा हम यहाँ कर रहे थे। पहली खबर राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई है, और उसको लेकर के जितने अखबारों में, मीडिया के अलग अलग तंत्र में जैसी खबरें आ रही हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि हाँ, शायद ऐसी मीटिंग हुई है। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी जो क्लोज मीटिंग और भी कर रहे हैं, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट के साथ में, न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड के साथ में, जो अभी रिजवी साहब बता भी रहे थे, सलीम रिजवी साहब हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए थे और वो वहाँ की जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले उनका विरोध हो रहा है, और एक नहीं 17 सिविल सोसाइटी के लोगों ने चिट्ठी लिख करके, अगर और वो भी नामचीन सिविल सोसाइटी के लोगों ने अगर चिट्ठी लिखी है जो बाइडेन गवर्नमेंट को कि आप राजकीय भोज, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से होस्ट होता है डिनर, उसमें आप वैसे प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं जहां डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो इस पर ध्यान दीजिए। खैर, ये तमाम बातें हम आने वाले समय में भी करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा पर हमारी पूरी नज़रें रहेंगी, और नज़रें टिकी हुई हैं एक तरफ उधर 21 से लेकर 24 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खासकर कहें तो 2 दिवसीय यात्रा अमेरिका की है, 22 और 23 तारीख की आधिकारिक यात्रा, उस यात्रा पर भी, और इधर 23 तारीख को जो पटना में एक यात्रा शुरू हो रही है विपक्षी दलों की, उस पर भी नज़रें टिकी रहेंगी। और राहुल गांधी खासकर उसमें शिरकत करने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करने वाले हैं, और विपक्षी दलों का कहना था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर नहीं आते हैं तो विपक्षी दलों की बैठक का कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं होगा पूरा। और इसीलिए अब तमाम इन दोनों के, खड़गे साहब और राहुल गांधी दोनों के हामी भरने के बाद, कंफर्मेशन के बाद, तमाम अलग अलग दलों के नेताओं ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो सब आ रहे हैं। जोरदार तैयारी चल रही है वहाँ भी इंटरनल मीटिंग की। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सैयद अब्दुल मुगनी साहब, नाइस रिपोर्टिंग है आप सबके, लिख रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। लालजी विश्वकर्मा साहब गुड नाइट लिख रहे हैं। JR मिश्रा साहब कह रहे हैं कि देयर
cannot be a bigger satire than India has a vibrant democracy. Although this statement is incomplete, the United States also made some statement about democratic institutions. बिल्कुल ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट है वो नहीं है, लेकिन लोगों ने इसी को आगे बढ़ाया, इसी पर डिबेट्स हुए, इसी पर चर्चा हुई, आप सबने देखा, और हम भी आप लोगों तक जो सही है, सच है, वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का विरोध करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि जो सच है वो आप तक रहना चाहिए। आधी लाइन नहीं बल्कि पूरी लाइन आप तक आनी चाहिए, यही हमारा मकसद होता है। और एमएच यादव साहब जय भीम कह रहे हैं, जय संविधान कह रहे हैं, जय मंडल कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और ऐसे ही विजय कोमल साहब हैं हमारे साथ में, जय महाकाली और जय सियाराम, जय हनुमान का कहना है बीजेपी गटर भक्त और गटर मीडिया और गटर लीडरशिप कोरोना वायरस की तरह हो गए हैं। राहुल नाम की वैक्सीन ही इनके खात्मे का कारण बनेगा। जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और हमारे साथ बने हुए हैं नरसिंह कुंदलवाल साहब, कह रहे हैं अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए 5 राज्यों और 2024 में क्या होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने का मतलब भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। 68 रियाज का कहना है सर आपकी वजह से ही हम न्यूज़ देखते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। राजेंद्र बंसोड़े साहब हमारे साथ जुड़ते हैं बेंगलुरु से, कह रहे हैं लोकतंत्र अगर बचाना है तो बीजेपी को उखाड़ना है। अनुभवी कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। हमारे लोग सेफ रहना है तो कांग्रेस को, लोगों को सेफ रखना है तो कांग्रेस की ज़रूरत है। गुड नाइट आप सबको, आपको भी गुड नाइट। फारूक शाह हैं हमारे साथ में, विजय यादव हमारे साथ में हैं और शिवराज टाखर हमारे साथ में हैं जो कह रहे हैं बहुत अच्छी चर्चा, बहुत शुक्रिया आपको। और सदानंद वैनगंकर हमारे साथ में हैं, लगे रहो लिख रहे हैं। और ऐसे विजय श्रीवास्तव जी हैं, लिख रहे हैं पिछले 9 साल से नैतिकता व सदाचार प्रेम की बातें पूरी तरह से हाशिए पर रख दी गई हैं। यही नकारात्मक बौद्धिक कुपोषण व वैचारिक नपुंसकता का प्रमाण है जो आत्म केंद्रित मनस्थिति की पृष्ठभूमि में पनपती है। कह रहे हैं आपके न्यूज का लाइव देखने के लिए वेट कर रहा था। रियाज साहब कह रहे हैं 68 रियाज, बहुत शुक्रिया आपको। और असलम चिश्ती साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यदेव पांडे साहब कह रहे हैं गुड डिस्कशन विद डीबी लाइव, लॉन्ग लाइव डीबी लाइव फॉर रियल डिस्कशन, बहुत शुक्रिया। राजकुमारी सैनी जी गुड नाइट कह रही हैं और आपको भी गुड नाइट। और सुशील कुमार हैं, मोदी जी ही आएंगे 2024 में, सुशील जी लिख रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि राजीव जी आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण और क्लियर विश्लेषण किया है। स्पष्ट तौर से बीजेपी की बेचैनी कह रहे हैं बिल्कुल बढ़ेगी, आने वाले समय में बेचैनी बीजेपी की तो बढ़ेगी ही। और एमडी पंथ का कहना है बहुत बढ़िया, आपकी निर्भीक पत्रकारिता को सलाम राजीव जी, सलाम आपको भी एमडी पंथ साहब। और मयाने साहब AKM का कहना है सर इंडिया राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और एमएच यादव साहब आपके डिबेट छोड़ने का मन नहीं होता, बहुत धन्यवाद आपको एमएच यादव साहब। और मंजू चौधरी जी गुड नाइट लिख रहे हैं। और सलीम सराना साहब का कहना है राम तब भी थे जब संघ नहीं था, राम तब भी थे जब मोदी नहीं थे, मोदी तब भी रहेंगे जब संघ, मोदी योगी अंधभक्त नहीं रहेंगे क्योंकि वो राम हैं, सनातन हैं। जय हिंद, जय भारत और जय हो भारतीयों की, जय हो संविधान की लिख रहे हैं सलीम सराना साहब। JR मिश्रा साहब का कहना है राजीव जी कांग्रेस को क्यों विपक्षी एकता की बात करनी चाहिए? क्या लोकतंत्र बचाना जनता की और क्षेत्रीय दलों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ममता से गठबंधन के लिए वाम दलों से गठबंधन तोड़ना उचित रहेगा? ये एक सवाल, बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब का जवाब 23 तारीख के बाद शायद हम सबके बीच होगा। ये जो आप सवाल कर रहे हैं JR मिश्रा साहब, वही सवाल मैं भी करता हूँ और मेरे मन में भी, मेरे जहन में भी ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है। और वो भी 23 तारीख को 23
जून को, उसके बाद बात करेंगे इस पे ज़रूर। राजकुमार साहब का कहना है भाषण फर्जी, माँ का प्यार फर्जी, परिवार फर्जी, क्या बताएं यहाँ हर चीज़ फर्जी है। नागेश गुंडप्पा साहब कह रहे हैं वेरी गुड, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन विद द एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट, थैंक्स राजीव जी फॉर डिस्कशन एंड नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नथिंग इज, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। और नरेंद्र सिंघानिया साहब का कहना है इस बार विदेश दौरे से राहुल गांधी जी ने सच जनता के सामने लाए हैं, वो आप सभी देशवासियों को दिखाकर भाजपा के दोहरा मापदंड की पोल खोल दी है। और मुस्कान मरवाहा का कहना है कौन कौन 2024 में राहुल गांधी जी को भारत का पीएम देखना चाहता है, वोट फॉर कांग्रेस, जय हिंद। मुकेरिया सिटी पंजाब से और मोहम्मद जफ़र हैं, ना हिंदुस्तान तेरा है ना मेरा है, अगर नहीं समझी गई 2024 में यहाँ यह बात तो नुकसान सबका है। अगर ये बात 2024 में नहीं समझी गई तो ये बात तो नुकसान सबका है। अशोक कुमार जी हमारे साथ ज्वालामुखी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, सलाम है आपकी पत्रकारिता को, कह रहे हैं आपको भी सलाम कि आप लोग इतना लंबा वक्त तक बैठते हैं, लंबा समय देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। संजय सरावगी साहब कह रहे हैं वाई पीएम मोदी वाज स्टिल साइलेंट इन वायलेंस इन मणिपुर सिंस मे, एक मिनट, हाँ कहाँ गया, एक मिनट, थोड़ा ऊपर चला गया है आपका कमेंट। Why he doesn't visit state and make an appeal for reconciliation to people's Manipur? मणिपुर गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट लॉ ऑर्डर फेल्यूर इन इंडिया। मणिपुर की बात कर रहे हैं, बहुत दुखद है मणिपुर की घटना जो है, और जो कुछ हो रहा है अभी तक संभाले नहीं संभल रहा है। मणिपुर के जो हालात हैं उसको संभालने की ज़रूरत है। मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ में, कह रहे हैं इंडिपेंडेंट गुड एंड ट्रू न्यूज़, थैंक यू वेरी मच आपको भी। और एफ के टेक्निकल ऑडियो भी हमारे साथ, अमेरिका से राहुल गांधी कब लौटेंगे, राजीव जी प्लीज़ बताएं। अमेरिका से राहुल गांधी, अभी एक्चुअली अमेरिका में ही राहुल गांधी हैं और कुछ अभी उनकी मुलाकातें चल रही हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कब तक वो आएंगे। इस बीच राहुल गांधी को लंदन भी जाना, इंग्लैंड भी जाना है, ऐसी खबर आ रही है। देखते हैं, जैसी भी खबर आएगी आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। स्मोकी हॉट का कहना है इन्होंने बहुत रुलाया है रोज सर, अब हमारी बारी है, वोट सोच समझ के करना सब, कह रहे हैं। और सुलाता CCCC का कहना है बीजेपी का चाटुकारिता अब मत करता हो, आई लव योर न्यूज़, कह रहे हैं सुलाता फोर टाइम्स सी लिखे हैं। और दीनदयाल शर्मा जी भी हैं, मोदी फेल, योगी फेल, EVM बैन, जय जवान जय किसान, कह रहे हैं। और ऐसे ही असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि झूठ, फरेब, धोखा आदि की बुनियाद अधिक दिन नहीं टिकती, ज़रूरी है कि सरकार के कारनामों की जांच सही हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्मोकी हॉट हमारे साथ में हैं, नहीं चाहिए ऐसा नफरत और हर डर मोदी जी, आपका गोधरा कांड, पुलवामा कांड, पेट्रोल कांड, पॉलीथीन लूट कांड, GST कांड, महंगाई कांड, ट्रेन एक्सीडेंट कांड, लेबर एक्सप्लॉयटेशन कांड, सब आपको मुबारक हो मोदी जी, लिख रहे हैं। नासिर खान भी हमारे साथ में हैं, एकत्व चैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय सिया राम कह रहे हैं, आपको भी जय सिया राम। हर हर बम बम महादेव भी हमारे साथ हैं। राजीव जी बजरंग बली कूद पड़े हैं, देश की असली भक्तों की जीत दिलाने और धर्म जैसे आग और पानी से खेलना शर्मनाश पर धर्म युद्ध इसी धरती पर हुआ है, तो कर लीजिए, कल के लिए तैयार है बजरंग बली, कह रहे हैं। हर हर बम बम महादेव कह रहे हैं। रामकृष्ण नो भी हमारे साथ हैं। अबू नासर हमारे साथ, GK हमारे साथ बने हुए हैं। भारतीय दंगा पार्टी का एक ही काम, चंदा के नाम पर वोट मांगो और सत्ता पर बैठ के लूटो, कह रहे हैं। आमद वगैरह भी हैं हमारे साथ। एकात्म चैनल हमारे साथ, भाई नमस्ते, आपको भी नमस्कार करता हूं। सरफराज खान है हमारे साथ में, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का सूर्य उदय होगा,
सईद खान साहब कतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्मृति ईरानी से ज़्यादा इश्क और मोहब्बत की बात कौन समझ सकता है, कह रहे हैं। और बनवारी मीना हमारे साथ हैं। मयंक शर्मा हैं, बेहतरीन पत्रकारिता सर जी, आपको दिल से सलाम करते हैं, आप हमेशा सेहतमंद रहें, बहुत शुक्रिया। नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ खान हमारे साथ हैं। राजू भाई, एक सोया हमको दे दीजिए। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ एक अखबार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, पुलिस ज़्यादा बहुत परेशान करके रखती है, जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि संघ ये बात अच्छी तरह समझ चुका है, प्रधानमंत्री जी का जादू खत्म हो गया है, कर्नाटक की हार उसकी मिसाल है। राजकुमारी सैनी जी गुड नाइट कह रही हैं। अशोक सक्सेना साहब कह रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल के जश्न, मोदी सरकार के मंत्रीगण उपलब्धियां में राहुल गांधी का और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, यही उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की 9 साल की। और रामकिशन नो का कहना है बीजेपी वाले उनका है समझना राम सबका है। यासीन अंसारी भी हैं। 4 वेज पार्सल भी हमारे साथ बने हुए हैं। और गोविंद राम 1957 का कहना है राजीव जी आज लोकतंत्र के संरक्षण में बहुत सुंदर विचार विमर्श किया है और राहुल गांधी जी के अथक परिश्रम से ही व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग। जी बिल्कुल। और ऐसे संजय सरावगी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं पीएम मोदी इज बिजी इन इनॉग्रेशन ग्रीन सिग्नल्स of various Vande Bharat Express trains. PMRM should implement CAG report. Railway should equipped with safety kavach and anti-collision devices immediately. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए जो कुछ भी चल रहा है आपके सामने है, जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और राज बाफना हमारे साथ, खुर्शीद जी हमारे साथ बने हुए हैं दोस्तों। और प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट ऊपर छूट गया है, लिख रहे हैं गुड नाइट लिख रहे हैं। आज थोड़ा सा कमेंट जो है वो पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, शायद तेज़ी से कई कमेंट निकल जाते हैं, माफ़ी चाहूँगा अगर किसी कमेंट अगर नहीं पढ़ पाया हूँ, नहीं ले पाया हूँ तो इसके लिए, क्योंकि लाइव के साथ ये कमेंट्स चलते हैं तो कई बार छूट भी जाते हैं कमेंट। और लेकिन आप लोग चर्चा में बने रहते हैं, आपकी बातें आती हैं। प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट कह रहा है कि मैंने कल कहा था कि राहुल गांधी की तरफ भारत ही नहीं पूरा साउथ एशिया देख रहा है, व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग होना सबूत है। बीजेपी विपक्ष में थी तब चीन जाया करते थे मोदी जी, कितनी बार चीन गए भूल गए। बिल्कुल, कितनी बार मोदी जी चीन गए हैं, ये क्या मोदी जी भूल गए, ये कह रहे हैं प्रीतम दुग्गल साहब। और ऐसे ही विजय श्रीवास्तव जी हैं। MK खान साहब हैं, मोदी कितने आदमी थे, सरकार एक आदमी, एक राहुल गांधी। तो सबकी अपनी अपनी बात, अपने विचार हैं दोस्तों। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही खबरों के साथ, ऐसे ही कुछ पैनलिस्ट साथियों के साथ में, और दिन भर की खबरों का निचोड़ लेकर हम आपके बीच आते हैं। हमेशा की तरह बात टू द पॉइंट करते हैं, इसीलिए न्यूज़ पॉइंट आप देखिए। नमस्कार फिर से और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।